चलें जी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वेलकम एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ QSAP। मेरा नाम बाबर ज़हीर अरशद है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ KSA में QSAP की तरफ से। तो मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा ख्वाजा हामिद मुश्ताक साहब का, और होल QSAP इज़ वेरी थैंकफुल टू ख्वाजा हामिद मुश्ताक फॉर स्टार्टिंग दिस सीरीज़ ऑफ वेबिनार। लास्ट वीक हमने इस सीरीज़ का जो है फिडिक से रिलेटेड, फिडिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड फर्स्ट वेबिनार कंडक्ट किया था। So we had a very overwhelming number of participants, which was actually very encouraging for us. And Hamid Saab also, he was very happy with this. And we expect that most of the people they come to today as well to attend this webinar. हम उसके question and answers and जो slides हैं इंशाल्लाह as soon as possible हम लोग जो है वो इसको करेंगे share, because we are little in a like a pressure to conduct one after the other the webinars. तो उसके इंतजामात की वजह से आपसे जो स्लाइड्स हैं और जो आपसे Q&A है वो सेशन वो नहीं आपसे शेयर हो सका। इंशाल्लाह विल शेयर दैट एज सून एज पॉसिबल। तो टुडे इन द सेकंड वेबिनार मिस्टर ख्वाजा हामिद मुश्ताक ही विल introduce us to role and authorities of the engineer in FIDIC Red Book 1999. So thank you for joining us today. I want to introduce our honorable speaker, Mr. Khwaja Hamid Mushtaq, to you as well. So I think most of you know already about him. But anyway, Mr. Ahmed Mushtaq, he's Director of Dispute Resolution Cell in National Highways Authority, Pakistan. He's a civil engineer and holds a master degree in construction law from University of Melbourne. So he also has completed the postgraduate diploma in international commercial arbitration, and he also has a PMP certification. He is also a fellow of Chartered Institute of Arbitrators. So in short, he is a very talented person, and we actually we appreciate his efforts with the QSCP as well, and he's giving a tremendous amount of time to us as well. तो इससे पहले और same as previous time, we'll conduct a Q&A session at the end of the webinar. So we'll give it maybe not 10 but 15 minutes. So we'll try to answer as many questions as possible. So over to you, Hamid Saab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ जी आ रही है क्लियर बाबर साहब? जी सर, वेरी क्लियर। ओके, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं QSAP का और सारे दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने एक पिछला सेशन अटेंड किया और अपना फीडबैक दिया, आपने इंटरेस्ट शो किया और क्वेश्चन आंसर्स किए। ये उसी सीरीज़ का एक दूसरा लेक्चर है और इसमें हम बेसिकली इंजीनियर के रोल और उसकी ऑब्लिगेशन से मुताल्लिक जानने की कोशिश करेंगे। मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले ना 2-3 गुजारिशात करना चाहूँगा जो बेसिकली मैंने एक दो दोस्त मुझे पाकिस्तान में भी मिले हैं, उनका भी फीडबैक आया है और कुछ वैसे भी मैंने आप दोस्तों का पढ़ा है। देखिए, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है ना, ये पूरी जो प्लेटफॉर्म या पूरी जो सीरीज़ बिल्ड की गई है ये फिडिक की रेड बुक 99 के गिर्द है। अब अगर आप पाकिस्तान में पर्टिकुलरली पाकिस्तान में देखें ना तो फिडिक की रेड बुक 99 का वर्जन एज सच इस्तेमाल नहीं होता। पब्लिक सेक्टर में या डोनर प्रोजेक्ट्स पे वहाँ पे पिंक बुक इस्तेमाल होती है, तो उसमें थोड़ी सी इसके मुतालिक मतलब चेंज है। बाज़ मिडल ईस्ट में शायद रेड बुक ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है ना, इसमें जो फोकस रहेगा ना रिस्क की एलोकेशन का, दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द फिडिक रेड बुक 99। तो काइंडली एक तो इस बात को ध्यान में रखें। दूसरा एक इम्प्रेशन जो है ना, मुझे पिछली दफ़ा के फीडबैक से आया था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सारे दोस्तों का जिन्होंने अपनी अपनी सजेशंस दी और इस कोशिश को सराहा। देखिए, एक जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है ना, ये सारी सीरीज़ कोई मास्टर क्लास के तौर पे डिज़ाइन नहीं की गई। ये बेसिकली सारी सीरीज़ इंट्रोडक्शन के तौर पे डिज़ाइन की गई है और इस वजह से की गई है कि हमारे जितने भी दोस्त इस सेशन अटेंड करते हैं इसमें डिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आप में से बहुत सारे हमारे कॉलीग्स और सीनियर्स या दोस्त अब ऐसे हैं जिनका बहुत शानदार किस्म का एक्सपीरियंस है और रिलेटिवली खासे ही एक्सपर्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। मगर बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं, ओपिनियन हैं, जो रिलेटिवली इस फील्ड में नए हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं।
सो अब जबकि एक डाइवर्सिटी है तो कोशिश ये की गई है कि जो जिन लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए ज़रा थोड़ा बहुत नॉलेज रिफ्रेश करने का बंदोबस्त बने, और जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको एक इंट्रोडक्शन दी जाए या उनको इस स्कीम से ना मुतारफ़ कराया जाए। ताहम अगर ये सीरीज़ जैसे हम चाह रहे हैं अगर ऐसे चल गई और अगर आपका फीडबैक ऐसा रहा तो फिर हम थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी लेवल इसका बढ़ाया भी जा सकता है, डिफरेंट लेवल ऑफ फॉर्म्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। और खैर ये बहुत एक वास्ट फील्ड है और आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको दोबारा भी कंसिडर किसी स्टेज पे किया जा सकता है। सो एज ऑफ टुडे ये लेक्चर और इसके बाद के जितने लेक्चर आएंगे ना उसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर वो कॉलीग जो रिलेटिवली इस पर्टिकुलर फॉर्म पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है उसका नॉलेज रिफ़्रेश हो जाए, और जो लोग बिल्कुल नए हैं या रिलेटिवली इस लाइन में आना चाहते हैं तो वो कम से कम इस सीरीज़ के बाद एक बेसिक फेमिलियरिटी जो है ना वो अचीव कर लें। सो इसके साथ अब मैं बाकायदा शुरू करता हूँ। ये जो 8-10 लेक्चर की सीरीज़ है ना आज के बाद, मतलब आज के लेक्चर के बाद ये ज़्यादा रिलेटिवली फोकस्ड और थोड़ी सी इंटेंसिव होती जाएगी। कोशिश मैंने इसको ये की है कि क्लॉज बाय क्लॉज उठाने के बजाय थीम बाय थीम लेके जाऊँ ना, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग का एक अच्छा लेवल डेवलप हो। सो आज का लेक्चर इंजीनियर के बारे में है और उसके बाद फिर हम कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर का रोल भी देखेंगे और उसके बाद फिर बाकी स्पेसिफिक्स जो की मैटर्स हैं उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है जी वो है रोल एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंजीनियर इन फिडिक रेड बुक 99। अच्छा, जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से शेयर किया था ना कि ये जो फिडिक की रेड बुक है ये जनरली एड मेजरमेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना वो द इंजीनियर का होता है। अब जब तक आप इस रोल को समझेंगे नहीं ना और इसकी रिक्वायरमेंट से आप वाकफियत हासिल नहीं करेंगे, आप अच्छे कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर नहीं बन सकते। आपको ज़रूरी है कि ये समझना कि अगर आप इस बुक के फ्रेमवर्क में ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपको बेसिक कैरेक्टर्स का पता हो, उनकी अथॉरिटी का पता हो, उनके रोल का पता हो, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपने प्रोजेक्ट पे अपने अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। रोल ऑफ द इंजीनियर जो है ना इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो मैं पर्टिकुलरली फिडिक रेड बुक 1999 को रेफर कर रहा हूँ, रेड बुक को। सो रेड बुक 99 में जो क्लॉज 3 है वो बेसिक डेफिनेशन प्रोवाइड करती है कि इंजीनियर का रोल है क्या। जनरली अगर आप देखें तो ये एक सुपरवाइजरी और एडवाइजरी नेचर का इसका रोल है, which can be carried with or without the assistance of delegates। या जनरली अगर मैं आपसे बात करूँ ना, फिडिक में तो खैर ऐसा मतलब है ऐसा नहीं है, मगर अगर आप अपने प्रैक्टिस में देखें ना तो अमूमन इस तरह होता है कि द इंजीनियर या तो सेपरेटली नॉमिनेट करते हैं और वो हेड कर रहा होता है टीम ऑफ कंसल्टेंट्स को, और साथ में जो डेलीगेट्स होते हैं उनको कुछ पावर वो डेलीगेट कर देता है, ये उसके असिस्टेंट्स होते हैं। जैसे रेजिडेंट सुपरविजन जो लोग करते हैं ना वो बेसिकली इंजीनियर की के सबॉर्डिनेट्स ही होती हैं, उसके डेलीगेट्स होते हैं। सिमिलरली इसी क्लॉज जो 3.5 है उसके अंदर जो है ना इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि वो डिटर्मिनेशन करे, और डिटर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोसीजर है, ये कोई रूटीन का प्रोसीजर नहीं, ये बेसिकली एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का काम है। इसमें एक ड्यूटी एज पर द क्लॉज ये है कि ही शुड कंसल्ट बोथ द पार्टीज and if an agreement cannot be reached make a fair determination। so obligation उसकी ये है कि पहले वो कंसल्टेशन के प्रोसेस को फुलफिल करें, और अगर वो ये समझे कि पार्टीज एक पॉइंट पे नहीं आ रही या उनमें एग्रीमेंट डेवलप नहीं हो रहा तो वो क्या करें, एक फेयर डिटर्मिनेशन कर लें। एक बहस ना जब से ये फिडिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आई और लोगों ने इसको अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना शुरू किया, और मैं पर्टिकुलरली अगर रेफर करूं तो 1987 की जो फिडिक थी ना, जो
रिलेटिवली खासी ही मशहूर है और पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स पे चलती है और दुनिया भर में भी तकरीबन ऐसा ही था 87 के बाद। तो उसने एक नई बहस को जन्म दिया ना, और वो बहस ये थी कि इंजीनियर बेसिकली है कौन। ये क्रिएचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, ये एजेंट है एम्प्लॉयर का, या ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा, या ये कंसल्ट करेगा दोनों पार्टियों से, इसका काम क्या है। जब 87 की फिडिक तक ना प्रॉब्लम बेसिकली ये हुआ कि 87 की फिजिक में इंजीनियर के पास ये सारे रोल भी थे, प्लस उसका एक रोल सब क्लॉज 67 में भी था। और वहाँ पे वो क्या था, वो क्वासी जुडिशियल या क्वासी आर्बिट्रेटर था कि वो इंजीनियर का डिसीजन लेता था। अब जब वो वहाँ पे चला जाता था, उस पर कोई ऐसी ड्यूटी नहीं थी 67 के अंदर कि ही शुड कंसल्ट बोथ द पार्टीज। तो वहाँ पे उसने क्या करना होता था, उसको एक डिसीजन देना होता था जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को इनिशिएट करता था या उसको स्टार्ट करता था। अब बहस ही शुरू हो गई दुनिया सारी में और अक्सर जुरिस्डिक्शंस में कि जब इंजीनियर की पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो इम्पार्शियल कैसे हो सकता है। फिडिक ने ना इसको बड़ी अर्ली रियलाइज कर लिया था, फिडिक एज एन इदारा। प्लीज इसको समझ लें। जैसे अब आपका ये QSAP है ना, अगर अल्लाह ताला इसको और स्ट्रेंथन करे, हो सकता है 6-8 महीने के बाद ये आपके लिए क्वांटिटी सर्वे की कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस पब्लिश कर दें और वो बाद में QSAP के नाम से पब्लिश होनी शुरू हो जाए। फिडिक भी एक कंसल्टिंग इंजीनियर का ज़्यादा था, इन्होंने फॉर्म्स बनाए अपने और वो फॉर्म पॉपुलर हो गए, तो अब ये हर कुछ अर्से बाद फॉर्म अपडेट कर देते हैं, रिस्क की एलोकेशन को तब्दील कर देते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में जो फिडिक ने ये फील किया ना कि 67.1 में जो डिसीजन आता है उसमें अक्सर कोर्ट्स जो है ना वो इंजंक्शन दे देती हैं अक्सर जुरिस्डिक्शन में। तो उन्होंने 99 को जब फिडिक लेके आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी, रिस्क की एलोकेशन चेंज कर दी, इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी ऑब्लिगेशन भी चेंज कर दी। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उसने क्या किया, आप एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो इंजीनियर है ना, जिस तरह फिडिक ने और पर्टिकुलरली रेड बुक ने इसको इन्विजिट किया ना, ये इन सारे फॉर्म्स का विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 और 2 ये उनका सुपर हीरो है। जैसे फिल्म का डायरेक्टर होता है ना, कि जिसके बगैर फिल्म नहीं चलती, भले वो पर्दे पे नहीं आता मगर उसके बगैर फिल्म नहीं बन सकती। तो सिमिलरली रेड बुक के अंदर अगर आप कोई भी काम करना चाहें और इंजीनियर को आप अवॉइड नहीं कर सकते जनरली, और वो हम देखेंगे कि कौन कौन से रोल्स में इंजीनियर का आएगा और उसकी ऑब्लिगेशन उसमें क्या होती है। एक ही कैरेक्टर है जिसके मल्टीपल रोल्स हैं, इसको एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है और एम्प्लॉयर ही इसकी पेमेंट करता है, मगर इसको आप एम्प्लॉई नहीं कह सकते फॉर द पर्पस ऑफ कि डेफिनेशन कि ये एम्प्लॉयर का कोई मुलाजम है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे ना दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अपीयर हो रहे होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर का और कॉन्ट्रैक्टर का, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर का और दी इंजीनियर का। अभी हम बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में और जिस पे फिडिक का फॉर्म लगा हुआ है। अच्छा, अब इसका रोल रिकॉग्नाइज्ड है फिडिक फॉर्म के अंदर भी, क्योंकि तकरीबन हर दूसरा एक्शन या हर तीसरा एक्शन इंजीनियर के बगैर नहीं हो सकता, उसकी सर्टिफिकेशन के बगैर, उसकी डिटर्मिनेशन के बगैर, उसकी इंस्ट्रक्शन के बगैर, एक्सेप्ट फॉर नोटिस ऑफ टर्मिनेशन। अब ये एक ऐसा एक्शन है, जब 87 की फिडिक आई थी ना, तो 87 की फिडिक में एक व्हाट आई कॉल देयर वाज अ फोक इन द रोड क्लास जो 63 थी। उसमें ये क्या, पहला पार्ट ये कहता था कि अगर कोई एक्शन ऑफ लॉ हो ना तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट कर देगा एम्प्लॉयर। मगर अगर कोई ऐसा काम हो जो साइट से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, तो उसमें क्या होगा, उस पर एम्प्लॉयर रिक्वायर द सर्टिफिकेट ऑफ द इंजीनियर। 99 में ऐसा सच कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है जहां इंजीनियर को सर्टिफाई करना है एक्सप्रेस टर्म में, यानी एम्प्लॉयर इसके बगैर भी कर सकता है। मगर जनरली मैं अक्सर ये लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जिस वजूहत की बिना पे अगर एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ टर्मिनेशन इस मॉडर्न फॉर्म में देता है ना, तो स्लो प्रोग्रेस को इंश्योर करा ले इंजीनियर के से कि वो उसके पास उसके नोटिस रिलेटिवली हों और बाकी कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड वगैरह हो जो उसके एक्शन को सपोर्ट करता हो। क्योंकि एक बात ध्यान में रखें कि
लॉ में ना टर्मिनेशन पेनल्टी नहीं होती, टर्मिनेशन एक रेमेडी के तौर पे एक्सरसाइज हो रही होती है। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। मगर तो इसलिए जब आप टर्मिनेट कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका अगले का राइट ही ख़त्म कर दिया पेमेंट के ऊपर। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ती है। और अगर आप कहीं से वो ये साबित कर लेना आर्बिट्रेशन में या डैब में या किसी कोर्ट के अंदर कि उसके साथ आपने ज्यादती की है और उसका जो राइट था ना, या उसके इंटाइटलमेंट से आपने इस एक्शन के साथ महरूम किया, तो आपको डैमेजेस भी पे करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए ये एक एक्सट्रीम एक्शन है और इसको एक्सट्रीम तरह के हालात में लेना चाहिए। मगर जिस तरह फिडिक की बुक इन्विजिट करती है ना, एज सच आपको नोटिस ऑफ टर्मिनेशन देने के लिए इंजीनियर की जरूरत, इंजीनियर नहीं दे सकता ये, लेट्स पुट इट दैट वे। अच्छा, अब बेसिकली क्या इसको फिडिक रेड बुक इसको पावर देती है? एक तो इसको सर्टिफिकेशन की पावर है, ये पेमेंटें, रिकवरीज, कंप्लीशन या कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट को सर्टिफाई करता है। डिटरमिन क्या करता है जी? कॉम्पनसेशन ऑफ टाइम एंड मनी। देखें, टाइम और मनी दोनों रेमेडीज हैं, इसको प्लीज अंडरस्टैंड करें। ये रेमेडीज हैं और इसकी डिटर्मिनेशन का इख्तियार इंजीनियर के पास है। अगला काम क्या करता है जी? दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन। और वो एक तो कॉन्ट्रैक्टर को इंस्ट्रक्शन देता है और दूसरा इन्फॉर्म करता है एम्प्लॉयर को उन केसेस में जहां पे इंजीनियर को स्पेसिफिक अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली ये भी अगर आप पर्टिकुलर कंडीशन में ये वेरी करता है। हमारे अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में बात करूँ ना, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बड़े एलैबोरेट किस्म के डॉक्यूमेंट बनाए गए और उसमें उन्होंने काफ़ी सारा ये बड़ी डिटेल में ये चीज़ लिखी हुई कि कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिसमें इंजीनियर को स्पेसिफिक या प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। आगे क्या है, इसका रोल एग्जामिन करना और टेस्टिंग करना। उसके बाद रेट्स की फिक्सेशन है और उसके बाद जो है ना ये डिसाइड। अच्छा, एज सच 99 की बुक में जो डिसीजन का कॉन्सेप्ट है ना, ये वैसे एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो फेयरली और जुडिशियली है, जब आप डिटर्मिन कर रहे होते हैं 3.5 के तहत, उस वक्त इंजीनियर का काम है कि वो फेयरली डिटर्मिन करे। एक्सप्लेन एंड जस्ट डिस्क्रिपेंसीज एंड एम्बिग्विटी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, जब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, जिसमें आपने ये मान लिया आप अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि इसमें हर एक्शन इंजीनियर से पूछ के या उसकी रजामंदी के साथ या उसके फैसले के ऊपर मबनी होगा, तो यहाँ से फिर एक चीज़ ये होती है ना कि डॉक्यूमेंट की जो इंटरप्रिटेशन का इख्तियार है ना, सब क्लॉज 1.5 के तहत फिडिक रेड बुक 99 में, वो भी इंजीनियर के पास है। अब ये क्या होता है, नॉर्मली इस तरह होता है कि जब आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है और कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, तो उसके साथ ना मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। मतलब कंडीशंस होती हैं, आपकी ड्राइंग्स होती हैं काफ़ी सारी, आपका BOQ होता है, आपकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अब कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, ह्यूमनली हो जाता है, कि जब जो आपकी ड्राइंग इशू हुई होती है वो और जो आपकी स्पेसिफिकेशन होती है उसमें फ़र्क होता है। तो इस तरह के जो सारे एरर्स हैं ना, या एम्बिगुइटीज आ गई या कोई फिगर ऐसी लिखी गई जो बज़ाहिर लगे कि किसी उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई एम्बिगुइटी है, तो उसका इख्तियार इंजीनियर के पास है सब क्लॉज 1.5 के तहत। इसी को इख्तियार है कि आपके वर्क्स को और आपकी जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग है उसको ये अप्रूव करेगा। अच्छा, अब जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि ये क्या है, रोल इसका क्या है। सो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना एज सच कोई एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन नहीं है इंजीनियर के ऊपर कि ही शुड एक्ट इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली। अगर आप में से किसी दोस्त ने या दोस्तों ने यकीनन काम भी किया होगा, जो 87 की फिजिक थी उसकी जो सब क्लॉज 2.5 या 2.6 जो है ना, उसके अंदर ये एक्सप्रेस ड्यूटी बिल्ट हुई हुई है इंजीनियर को कि ही शुड एक्ट इम्पार्शली। मगर इस बुक में एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ताहम फेयर डिटर्मिनेशन करना या फेयरली ट्रीट करना ये एक रिक्वायरमेंट है जो सब क्लॉज 3.5 के तहत है, डिटर्मिनेशन की क्लॉज है। अच्छा, अब यहाँ से आगे अब हम चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ क्लॉजेज में उसको क्या मतलब ऑब्लिगेशन क्या है इंजीनियर की।
पहली है जी 1.3 कम्युनिकेशन की सब क्लॉज है। इसमें ये है कि इंजीनियर की ऑब्लिगेशन है कि अगर उसको कॉन्ट्रैक्टर कोई अप्रूवल उससे मांगे, कोई सर्टिफिकेट मांगे, कॉन्सेंट या डिटर्मिनेशन मांगे, उसको अनरीजनेबली विद होल्ड ना करें। सिमिलरली 1.5 जो है ना, वो प्रायोरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट की क्लॉज है। इस क्लॉज के तहत अगर कोई ऐसी एम्बिग्विटी आ जाती है तो इट इज़ फॉर दी इंजीनियर टू डिसाइड ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लगी हुई है कि क्या चीज़ प्रिवेल करेगी और एम्बिग्विटी को वो कैसे ख़त्म करता है। अच्छा, अब अगर 1.9 के तहत कोई ड्राइंग इशू नहीं हुई या कोई इंस्ट्रक्शन इशू नहीं हुई और कॉन्ट्रैक्टर को ये लगता है कि भाई इस डिले की वजह से उसका कोई राइट अक्रू हो गया है इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसका काम है 1.9 का वो नोटिस दे द इंजीनियर को। और इट इज़ फॉर द इंजीनियर टू डिटरमिन विद इन 42 डेज कि भाई आया हमने कॉन्ट्रैक्टर की इस नोटिस को एक्सेप्ट करना है या उसकी क्लेम को एक्सेप्ट करना है, डिटरमिन करना है, रिजेक्ट करना है, या वॉट एवर द केस में भी। सिमिलरली जो 2.1 है ना, जिस तरह 3 क्लॉज मैंने शुरू में बताया ये इंजीनियर की क्लॉज है, इस तरह सब क्लॉज 2 जो है ना, ये जनरली एम्प्लॉयर के रोल को डिफाइन करती है। और वन ऑफ द ऑब्लिगेशन इस सब क्लॉज के तहत ये है कि ये इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट ऑफ एक्सेस टू साइट या पोजीशन ऑफ द साइट जो है ना, वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। अब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हो गया और जो है कॉन्ट्रैक्टर, उसको आपने राइट ऑफ एक्सेस नहीं दिया या आपने उसको पोजेशन नहीं दी, तो वो आप इंजीनियर को लिखेगा कि जनाब इस क्लॉज के तहत एम्प्लॉयर ने ये अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की और उसकी वजह से हम पे डिले या कॉस्ट आ रही है, और क्या कहते हैं उसको, डिले या कॉस्ट का इशू आ रहा है और वो विद इन 42 डेज में डिसाइड करेगा इसको। अच्छा, मैं क्विकली ना एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है ना, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे मैं अब ज़्यादातर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करता हूँ ना, अब रोड के सेक्टर में अगर आप एड मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आइटम देखें ना, तो बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी हो ना तो 100-150 आइटम से ज़्यादा नहीं होते उसके, मतलब इसी के अंदर ही चल रहा होता है। और मगर अगर इसको कंपैरिजन आप करें ना बिल्डिंग को, बड़ी बिल्डिंग के साथ, या कोई एयरपोर्ट का अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट देख लें, या कोई ऑयल रिफाइनरी देख लें, कोई आप कोई और फैक्ट्री कोई देख लें, कोई आप ट्रांसमिशन का प्रोजेक्ट देख लें, तो उसमें नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब इसमें शायद इतनी कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होती, रोड शायद सिमिलर है, मगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर राइट ऑफ एक्सेस या पोजीशन को समझाना चाहता हूँ कि यार ये क्या, मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग है, जैसे आपका दुबई में है, क्या कहते हैं, बुर्ज खलीफा है मिसाल के तौर पे, उसकी 100 या स्टोरीज हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी वजह से उन मालिकान ये डिसाइड करते हैं कि इसकी जो 70 स्टोरी से अबव की स्टोरी है ना, जितने भी हैं वहाँ पे हम कुछ इसकी रीडिज़ाइनिंग करेंगे मिसाल के तौर पर, या उसको रीडेजिग्नेट करेंगे कि वहाँ पर हम ऑफिस बनाएंगे, या हम वहाँ पे शादी हॉल बनाएंगे, या हम कुछ स्वीट्स बनाएंगे। मतलब 70 स्टोरी तक तो जैसे है, और 70 से ऊपर जितना है ना, उसको हम चेंज कर देंगे या उसका कलर चेंज कर देंगे या कुछ और भी कुछ काम कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें बेसिकली राइट ऑफ एक्सेस या पोजेशन है ना, अब जब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया और कॉन्ट्रैक्टर अपनी मशीनें लेके आ गया, तो होटल वाले उसको ये अगर ये कहेंगे ना कि जनाब आप मतलब उनकी ड्यूटी है कि उसको एक्सेस दें 70th फ्लोर तक, और आया वो अपनी मेन लॉबी से दें या किसी और रास्ते से दें, दिस इज देयर जॉब। मगर अगर वो उन पर ये पाबंदी लगा देना कि भाई आप मेन लॉबी से अंदर नहीं आएंगे, तो बेसिकली दे आर रिस्ट्रिक्टिंग देयर एक्सेस। तो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आएगा? ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल जो है ना, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप एम्प्लॉयर कोई काम अवार्ड करता है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस, ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो एक्सेस टू द साइट भी प्रोवाइड करे और आपको जो है ना पोजीशन ऑफ द साइट भी हैंड ओवर करे। और अगर कॉन्ट्रैक्टर को ये दोनों चीज़ें ना मिल सकें, तो कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि वो सब क्लॉज 2.1 का एक नोटिस दे और एक्सटेंशन ऑफ टाइम या कॉस्ट अप्लाई करे, और ये ऑब्लिगेशन है इंजीनियर की कि वो विद इन 42 डेज इसको रिस्पॉन्ड करे। सिमिलरली अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग 2.5 में ना 1987 की फिजिक्स से लेके
जब हम 99 में आए ना, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेस क्लॉज एंटर की दैट वाज फॉर द एम्प्लॉयर्स क्लेम्स। 87 में ये एक्सप्रेस कंडीशन नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने ये किया कि 2.5 में रास्ता दिया एम्प्लॉयर को, और 20.1 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को रास्ता दिया। अब एम्प्लॉयर ने जब भी क्लेम करना है उसने 2.5 का नोटिस देना है फॉर एनी एडिशनल पेमेंट, और जब कॉन्ट्रैक्टर ने नोटिस देना है उसने 20.1 का देना है। मगर दोनों ने ये नोटिस जो है ना इंजीनियर को देना है और कॉपी दूसरी पार्टी को करनी है। सो प्रोसीजर यहाँ पे इंजीनियर की ऑब्लिगेशन है कि उसको अगर 2.5 का नोटिस है तो उसको रिस्पॉन्ड करें। जनरली सब क्लॉज 3.1 है जी। 3.1 जैसे मैंने अर्ज किया कि इस क्लॉज में रिक्वायरमेंट क्या है कि टू कैरी आउट ड्यूटीज, ये इंजीनियर टू कैरी आउट ड्यूटीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड स्टाफ दैट आर सुटेबली क्वालिफाइड इंजीनियर्स एंड अदर प्रोफेशनल। अच्छा, जनरली ना मैंने ये देखा है कि रेजिडेंट इंजीनियर का कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है और दी इंजीनियर का कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। मगर कॉन्ट्रैक्ट की अरेंजमेंट होती है, जो रेजिडेंट इंजीनियर का स्टाफ होता है वो बेसिकली वो जो है ना वो सबॉर्डिनेट होता है द इंजीनियर से। मगर बहुत सारी चीज़ों में इस तरह भी होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मुझे ये देखने का भी इत्तेफाक हुआ है कि एम्प्लॉयर अपनी कन्वीनियंस के लिए एक ही द इंजीनियर अपॉइंट करता है और उसी की जिम्मेदारी लगा देता है कि भाई जो रेजिडेंट स्टाफ है वो भी आप ही लोगों का होगा। बसा औकात वो किसी फर्म के सीईओ को नॉमिनेट कर देते हैं, किसी बड़ी फर्म के, या वॉट एवर द केस में भी। तो अगर इस तरह की कोई सिनेरियो आ जाए तो इंजीनियर की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि जो स्टाफ वहाँ पे है वो क्वालिफाइड है, या अदरवाइज ऐसा है नहीं मिला तब भी वो देख ले कि जो लोग आए हुए हैं क्या ये लोग अपनी ड्यूटी को सही तरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वेदर दे आर सूटेबली क्वालिफाइड और नॉट। अच्छा, इसी क्लॉज के अंदर एक और रिक्वायरमेंट है जो द इंजीनियर की, वो ये है कि पर्टिकुलर कंडीशंस में अगर उसको किसी काम के लिए स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए इसकी एम्प्लॉयर की, तो वो उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो इस अप्रूवल को ऑब्टेन करे। 3.2 में क्या है कि अगर उसने कोई अथॉरिटी डेलीगेट करनी है टू द सेकंड टीयर और थर्ड टीयर, जिसको भी करनी है, तो दैट शुड बी डेलीगेटेड इन राइटिंग। अब अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट की जर्नल स्कीम को पढ़े ना, तो अदर देन सब क्लॉज 3 जनरली इंजीनियर के डेलीगेट्स जो है या इंजीनियर का सबऑर्डिनेट स्टाफ जो है उसका तज़किरा आपको एज सच नहीं मिलता, आपको सिर्फ इंजीनियर 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 ही मिलता है। मगर एक अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, मिसल रोड का प्रोजेक्ट है या कोई बिल्डिंग है या कुछ भी है, अगर आप उसका डेली टेस्टिंग का शेड्यूल भी देख लेना, उसकी जो टेस्टिंग है वो भी शायद 15-20 टेस्ट रोज होते हों, चेक रिक्वेस्टें आती हैं, ये बाकी चीज़ें, बहुत सारे काम होते हैं। अब ये सारे काम अगर इंजीनियर डेलीगेट नहीं करेगा तो वो हो नहीं सकेंगे। इसलिए इंजीनियर क्या करता है कि काफ़ी सारी अपनी अथॉरिटी जो है ना वो डेलीगेट कर देता है, और वो डेलीगेशन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 3.2 में ये है कि वो अपनी जो डेलीगेशन है वो इन राइटिंग करें। ताहम एक एक्सेप्शन यहाँ पे अराइज होती है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपने डिटर्मिनेशन करनी है 3.5 में, जो बेसिकली आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रोल है, आप उसको डेलीगेट नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और भी बात आई है, और वो बेसिकली ये है कि अगर इंजीनियर का सबऑर्डिनेट या असिस्टेंट, रेजिडेंट इंजीनियर या फॉर दैट मैटर कोई भी, उसकी किसी कम्युनिकेशन को, इंस्ट्रक्शन को अगर कॉन्ट्रैक्टर क्वेश्चन करे और वो रेफर करे मैटर इंजीनियर की तरफ फॉर हिज कंसिडरेशन, तो इंजीनियर इज एम्पावर्ड टू कन्वर्स, रिवर्स और वेरीफाई द डिटर्मिनेशन और इंस्ट्रक्शन, और एज द केस में बी। सिमिलरली ये इंजीनियर का काम है कि वो जब भी इंस्ट्रक्शन दे तो सब क्लॉज 3.3 के तहत अनटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड, या मतलब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में ना हो, तो इट शुड बी इन राइटिंग। और ये अच्छा भी रहता है जी रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए। अगर इंजीनियर साइट पे आया और उसने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे दी, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हैं तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि उसको ना लेटर लिख के उस डिटर्मिनेशन, उसकी इंस्ट्रक्शन को कंफर्मेशन में मतलब
ट्रांसफ़र करें। अगर ऐसा नहीं करते तो कई दफ़ा बातें ज़बानी किताबी बाद में साबित करनी मुश्किल हो जाती है। तो ये इंजीनियर की भी ऑब्लिगेशन है, मगर जो हमारे कॉलीग्स कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर के रोल में काम करते हैं वो भी ज़रा देख लें कि अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो उसको बेहतर है कि सब्सिक्वेंट लेटर के साथ ना कंफर्मेशन सीख करते हैं। अच्छा जी, सिमिलरली 3.5 जो है ना, इसमें उसकी ऑब्लिगेशन क्या है कि वो कोशिश ये करे शुरू में कि राजीनामा हो जाए। जब एक डिफरेंस इन ओपिनियन आ गया और कंडीशन ने रिक्वायर किया कि यार जैसे एक्सटेंशन ऑफ टाइम की एक रिक्वेस्ट आ गई। अब एक्सटेंशन ऑफ टाइम की मैं वैसे आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक्सटेंशन ऑफ टाइम की मतलब बेसिकली ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वो ये समझ रहा है कि डिले उसकी वजह से नहीं है और ये एम्प्लॉयर की वजह से या किसी और वजह से, और अगर आप उसको एक्सटेंशन ऑफ टाइम ग्रांट करते हैं तो बेसिकली एम्प्लॉयर का जो राइट टू लिक्विडेटेड डैमेजेस है वो खत्म हो रहा होता है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है और ये मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है पाकिस्तान, मतलब अपनी लोकल डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में तो कम होता है मगर दुनिया में बहुत ज़्यादा देखा है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम के मामले में ना पार्टीज जनरली एग्री नहीं कर रही होती, क्योंकि डिपेंडेंसी या इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है एक्टिविटीज़ में। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ ना, अगर मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई मैंने कोई से फॉर एग्जांपल ऑयल टर्मिनल बनाना है दुबई में, ठीक। अच्छा, अब ये मुझे हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, तो उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने ये हिसाब लगा दिया कि भाई मेरा ये काम 2 साल में कंप्लीट होगा। अब जब टर्मिनल कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त लाजमी बात है कार्गो ने आना है वहाँ पे या ऑयल ने एक्सपोर्ट होना है या जो भी अरेंजमेंट होनी है वो सेपरेट एक्टिविटीज़ हैं। तो इन द मीन टाइम जो कमर्शियल मैनेजर्स होंगे वो इस टर्मिनल की कंप्लीशन के अकॉर्डिंग बाकी एग्रीमेंट्स भी कर लेंगे। वो ये मेक श्योर करेंगे कि जो ऑयल या गैस का टर्मिनल है तो वो गैस कहाँ से आएगी और वहाँ से उस टर्मिनल पे जाएगी और टर्मिनल से आगे कार्गो शिप्स पे जाएगी और कार्गो शिप्स जिस मुल्कों में जाएगी उस पर भी उन्होंने एडवांस कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे। अब फॉर एनी रीज़न अगर मैं ईओटी की एक एप्लीकेशन डाल देता हूँ कि जनाब मैं 2 महीने लेट हो गया हूँ और 2 महीने तक मैं ये काम आपको कंप्लीट करके नहीं दे सकता, टर्मिनल कैन नॉट बी अप एंड रनिंग, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि एम्प्लॉयर जिसने बाकी 15 जगह कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो सारी एक्टिविटीज़ लेट हो जाएंगी। तो इसलिए होता ये है कि जो ईओटी है ना इस तरह के कामों के अंदर जहाँ पे कॉम्प्लेक्स किस्म की रिलेशनशिप होती है या इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के फंक्शन की दूसरे प्रोजेक्ट के फंक्शन के साथ, तो वहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो है ना ये बोन ऑफ कंटेंशन होती है और एक्सटेंशन ऑफ टाइम पे बड़ी मतलब वो होती है कॉरस्पॉन्डेंस भी होती है, पार्टीज एग्री नहीं कर रही होती क्योंकि लॉस बहुत होता है और कई दफ़ा वो लॉस लिक्विडिटी डैमेजेस से पूरा नहीं हो रहा होता। इस चीज़ को मतलब वैसे अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो वन ऑफ द थिंग जो होती है ना 3.5 में वो इंजीनियर की ये होती है कि वो दोनों पार्टियों से कंसल्ट कर ले और कोशिश करे कि दोनों किस चीज़ पर राजी हो जाए। अगर अग्रीमेंट अचीव ना हो सके तो फिर उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो सारी चीज़ों को असेसमेंट करने के बाद उस पर फेयर डिटर्मिनेशन करें और अगर अग्रीमेंट हो जाए तो पार्टीज को नोटिस दे कि फला फला चीज़ पे अग्रीमेंट हो गया है। सिमिलरली एक और उसकी ऑब्लिगेशन उसके बाद क्या है, दैट इज अंडर 4.3 और वो है कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव की। जब भी वो कॉन्ट्रैक्टर्स का रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर उनको लिखेगा। ये बेसिकली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की ज़्यादा बात हो रही है, हर बंदे के लिए इंजीनियर कंसेंट इतनी ज़रूरी नहीं। जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी कंसेंट इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्टर लिख देगा और इट इज़ हिज ऑब्लिगेशन कि ही शुड रिस्पॉन्ड। सिमिलरली सब कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वेस्ट है कि भाई हम फला फला सब कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं तो आपका इसके बारे में क्या है, तो ही शुड रिस्पॉन्ड टू इट। सेटिंग आउट से यहाँ पे मुराद वो इनिशियल सर्वेज हैं जो आप एड माई यूनिट कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो कुछ आपको कुछ बेसिक बेंचमार्क्स मिलते हैं, कोई अलाइनमेंट मिलती है, कुछ और चीज़ें मिलती हैं
और अगर किसी वजह से वो इनएक्यूरेट हो और सेटिंग आउट में टाइम लग रहा हो, तो ये जॉब है किसकी, अंडर 4.7 कॉन्ट्रैक्टर की, कि वो एक नोटिस दे और वो इंजीनियर को बताए कि भाई मेरा काम इस वजह से, सेटिंग आउट की वजह से डिले हो रहा है, और वो 42 डेज में रिस्पॉन्ड करे। सेकेंड जो बड़ा इसी के साथ जो है ना 4.12 जो है, दैट इज फॉर अनफोर्सीएबल फिजिकल कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे एक जो चीज़ में रख लीजिएगा कि अगर आप रेड बुक में ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टूवर्ड्स अनफोर्सीएबिलिटी की, वो टू द एक्सटेंट ऑफ एन एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर है, टू द एक्सटेंट ऑफ एन एक्सपर्ट नहीं है। इसको प्लीज समझ लें जो दोस्त पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आपने इसको नोटिस करना है 4.12 का, मगर इसके साथ वैसे मैं सरेरा एक कमेंट कर दूं कि अगर आप यही क्लॉज पढ़े ना ईपीसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो जो 4.12 है वहाँ पे अनफोर्सीबिलिटी का एज सच कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे ये डीम किया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑल रिस्क्स को एम्ब्रेस करेगा। तो बेसिकली कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ होती हैं ना, मतलब किसी में सीटें ज़्यादा हैं तो किसी की इंजन की पावर ज़्यादा है, कोई एक्सेलरेट बड़ी जल्दी कर लेती है, तो हर गाड़ी एक डिफरेंट पर्पज़ के लिए बिल्ड हुई होती है। सिमिलरली जो फॉर्म है ना, ये भी हर फॉर्म एक डिफरेंट पर्पज़ को एड्रेस कर रहा होता है। फिडिक का जिस सूट को हम अभी देख रहे हैं, इसमें तकरीबन मेरा ख्याल है 7 या 8 बुक्स हैं, 7 या 8 मेरा ख्याल है तकरीबन इसके अंदर। और अब रिसेंटली जो 2-3 नई ऐड हुई हैं 2017 के बाद से आई हैं, उसमें पर्टिकुलरली ये ऑफशोरिंग की अलग हो गई है और टनलिंग की एक अलग बुक भी आ गई है। अच्छा जी, सिमिलरली 4.19 के तहत ना, अगर एम्प्लॉयर जिसने कॉन्ट्रैक्टर को एज रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको कोई एक्स दी है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस, अदरवाइज तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की है। मगर अगर किसी वजह से कोई ब्राउन फील्ड का प्रोजेक्ट है, पार्टली ऑक्यूपाइड है, या उसमें ये ऑलरेडी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉयर देता है ये फैसिलिटीज़, तो इट इज़ फॉर द इंजीनियर टू डिटरमिन द कंजम्पशन, और अकॉर्डिंगली जो है ना वो प्राइस मतलब उसकी रिडक्शन कर देगा उसकी आईपीसी में से। और यही हिसाब है तकरीबन ये जो बाई स्कीम अगर आप देखें ना, तो 4.20 का भी यही रोल है कि अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को कोई इक्विपमेंट या फ्री यूज मटेरियल देता है तो सब्सिक्वेंटली जो है वो उसकी प्राइस एडजस्ट हो जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, ये 4.19 और 4.20 जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये मतलब यूँ समझ लीजिए कि जनरल प्रैक्टिस में रिलेटिवली इनका इस्तेमाल कम है, इसलिए कि अमूमन जब कॉन्ट्रैक्टर आता है तो वो ये सारी चीज़ें अपनी खुद ही लेके आता है। और मेजॉरिटी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, अनटिल अनलेस कि आप रेलवे के किसी डिपार्टमेंट की रेलवे के लिए काम कर रहे हो, मतलब रेलवे में हमेशा से ये रहा है कि वो जो है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो माल गाड़ियाँ हैं वो रेलवे वाले देते हैं, रेलवे का डिपार्टमेंट देता है, और जो बैलास्ट है वो भी देता है। बाज़ केसेस में जो ट्रैक्स हैं वो भी रेलवे वाले देते हैं, और बाज़ केसेस में स्लीपर भी आता है। तो जो बाकी काम होता है लेबर रेट पे या बाकी चीज़ों पे, वॉट एवर द केस में भी, वो बेसिकली दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट होती है। मगर अगर आप बाकी सेक्टर्स में देखें तो इस वक्त जो है ना फ्री इशूएंस ऑफ फ्री यूज मटेरियल रिलेटिवली बहुत कम है, रिलेटिवली। तो अगर आपके 10 प्रोजेक्ट हैं तो मेरा ख्याल है 7 या 8 ऐसे होंगे जिसमें शायद आपको 4.20 की ज़रूरत ही ना पड़े, और अगर ग्रीन फील्ड के प्रोजेक्ट में शायद 4.19 भी अप्लाई ना होती है। सिमिलरली जी, अगर कोई एडिशनल वर्किंग एरियाज वो मांग रहा है आउटसाइड द साइट, तो इंजीनियर की ऑब्लिगेशन है कि वो उससे कोऑपरेट करें। अच्छा, ये जो अब आ रहा है ना 4.24, ये वो क्लॉज है जो पर्टिकुलरली ऐसी जगह पर थी जहाँ से ना कुछ नवादरात या कोई हिस्टोरिकल साइट निकल आती है या ज़ेर ज़मीन को फॉसिल्स आ जाते हैं। तो ये जनरली क्लॉज जो है ये, अच्छा एक बात ध्यान में रखें
ये क्लॉज हमेशा से मतलब हमेशा से मुराद 87 में भी तकरीबन ये वैसे ही थी जैसे 99 में और आगे के कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसी है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ममालिक में या बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस में ना ये जो जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ना, या ज़मीन से कोई नवादरात का निकल आना, ये इस पे स्पेशली एक्ट या लेजिस्लेशन मौजूद है। और अगर कोई ऐसी चीज़ निकल आती है ना तो फटाफट सरकार का राइट उस पर बन जाता है और वो सरकार आके वहाँ से काम रोक देती है। अगर आप रोड में वहाँ से जा रहे हैं तो आपको अलाइनमेंट चेंज करना पड़ जाती है, क्योंकि आप उसको उसके ऊपर से नहीं जा सकते, लेजिस्लेशन ही ऐसी है। तो ऐसी सूरत में जो है ना कॉन्ट्रैक्टर का काम सफ़र होता है, उसको टाइम एंड कॉस्ट के इशू आ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात आए तो इंजीनियर की ऑब्लिगेशन है कि वो अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्ट करे कॉन्ट्रैक्टर को, और अगर इससे कोई क्लेम अराइज होता है तो उसको भी एवेल्यूएट करे और डिटर्मिन करे। 5.3 में उसने सर्टिफिकेशन देनी होती है नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर्स की। नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर्स मुख्तलिफ होते हैं नॉर्मल सब कॉन्ट्रैक्टर्स से। नॉमिनेटेड वो होते हैं जिनका जो नॉमिनेट हो इन द कॉन्ट्रैक्ट, या आपने ये काम इससे करना है। मैं वैसे एक रफ एक एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई डैम बन रहा है जिसने पावर जनरेट करनी है ना, और आप ये चाह रहे हैं कि भाई इस डैम में जो होगा ना, क्या कहते हैं उसको, टरबाइन लगेगी, वो सिमंस वालों की लगेगी और वो जर्मनी से आएगी मिसाल के तौर पर। तो आप फिर भी ये चाहते हैं कि यार हम इस तरह करते हैं कि हम अपना लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जो टरबाइन के काम के नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर है ना हमारा, वो सिमंस होगा, या वो जनरल इलेक्ट्रिक होगा, या वो फिलिप्स होगा, या वो कोई और होगा। ठीक, तो अब ये वो लोग हैं नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर। जब मेन कॉन्ट्रैक्टर अपनी बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाएगा ना तो उसको पता होगा कि ये एक्सप्रेस कंडीशन ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट है, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क ये एक या दो बंदे नॉमिनेट हुए हैं। तो अपनी बिड में ना उनके साथ बात करके कि कितना काम है और उसका क्या रेट है, उसमें अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट कर देगा। नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर को ना ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली प्रोटेक्ट करते हैं। मैं कर्सरी सा कमेंट करता हुआ जाता हूँ। वो क्या प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज टू सेफ गार्ड देयर राइट टू पेमेंट। अगर उनका और मेन कॉन्ट्रैक्टर का वो मसला हो जाए तो एम्प्लॉयर डायरेक्टली भी उनको पेमेंट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट में से उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है इन सम वेज। तो ये जो 5.3 है ना, इसमें बेसिकली जब भी पेमेंट जाएगी नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर काम की, जो इंजीनियर की ऑब्लिगेशन है कि उसको सर्टिफाई करके दिए ताकि वो मेन कॉन्ट्रैक्टर के बिल का हिस्सा बने। उसके बाद ये अब जो अगली क्लॉज है ना, ये बेसिकली है 6.10, और इसमें क्या है कि ये कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड से और लेबर की उससे मुतल्लिक़ है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा तो ये ऑब्लिगेशन है इंजीनियर की कि वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके एक रिकॉर्ड का या एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट डेवलप कराए, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर के पर्सनल या उसके इक्विपमेंट की लिस्टें मौजूद हों, या जिस फॉर्मेट में वो चाह रहा है उस फॉर्मेट में वो लिस्टें हों। ये स्टार्ट में उसका काम है कि ये चीज़ें एक दफ़ा बना ले और उसके बाद रेगुलरली या उसको ना फिल करना पड़े, और कॉन्ट्रैक्टर को कहेंगे डेली बेसिस पे या वट एवर द केस में भी आप जो है ना इसको मुझे जमा कराएं। देखिए ये टाइप ऑफ रिकॉर्डर पर्टिकुलरली हमारे वो कॉलीग जो आज ये सुन रहे हैं और वो एम्प्लॉयर की तरफ से या वो इंजीनियर के साथ काम करते हैं, कंसल्टेंट हैं, ये बेसिस होती है जी कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड की। और किसी भी टाइम पे ना जब आपको उसकी एवेल्यूएशन ऑफ लॉस या डैमेज करनी होती है ना, तो उस वक्त यही रिकॉर्ड काम आता है। अगर आप शुरू से इसको ठीक तरह से नहीं डेवलप करेंगे तो आपके लिए खासी परेशानी रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जो 6.10 की ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको साथ कोई बैठ के ये बात करना चाहे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म डेवलप कर लें जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्टों में आ जाए और डेली के डेली वो आ जाए, और साइट पे जो भी आपका इंस्पेक्टर है या साइट पे जो भी आपका रेजिडेंट इंजीनियर है वो उसको सर्टिफाई कर दिया करे बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट, तो इंजीनियर का काम है कि वो उस पर कोऑपरेट करे उसके साथ। 7.3 जो है जी ये बेसिकली मेजरिंग एंड टेस्टिंग की क्लॉज है और इंजीनियर की ऑब्लिगेशन है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे। 7.4 जो है ना, दिस इज अबाउट टेस्टिंग। अच्छा, ये जो 7.4 की टेस्टिंग है ना, ये सब क्लॉज 7 की टेस्टिंग है।
ये डिफरेंट है टेस्टिंग एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन से, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, इसमें बेसिकली 7.4 की टेस्टिंग ये है ना कि अगर इंजीनियर ये इंसिस्ट करे, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, तो अगर इंजीनियर ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर वो ये करे कि भाई किसी खास टेस्ट के टाइम पे मेरा मौजूद होना ज़रूरी है या किसी तरीके से किसी और का मौजूद होना ज़रूरी है, तो उसको कम से कम 24 घंटे का नोटिस देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। और अगर वो कहे कि यार मैं नहीं आ सकता, या ये कोई और पार्टी आए, या फॉर दैट मैटर कोई ख़ास तरीका कार बता दे जो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद ना हो, या वो कहे आपको कि किसी यूनिवर्सिटी से टेस्टिंग करा के लाओ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है और अगर वो कंडीशन ऑलरेडी आपके कॉन्ट्रैक्ट में या आपके स्पेसिफिकेशन में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, तो रेस्ट श्योर राइट टू क्लेम जो है ना वो अराइज होता है, और कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो अगर आप पे क्लेम कर दे तो ऑब्लिगेशन इंजीनियर की क्या है कि विद इन 42 डेज डिसाइड करें। दी अदर ऑब्लिगेशन यहाँ पे ये है कि जब वो टेस्टिंग हो जाए तो सर्टिफिकेट आपको इशू कर दे कि टेस्ट सेटिस्फैक्ट्री हो गया है और टेस्ट पास भी हो गया, और प्रोसीड करें अब हम आगे के लिए। अच्छा, अगर कोई रिजेक्शन करनी है प्लांट की, मशीनरी की या किसी चीज़ की, दैट इज अंडर 7.5। ये जो क्लॉज 8 है ना, दैट इज अबाउट कमेंसमेंट ऑफ वर्क्स। तो जब आप जनरल प्रोसीजर, आप सारों को आई होप कि आप सारे इससे फेमिलियर हैं कि टेंडर हो गया, फिर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू हुआ, कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया कि आपने आके जो है ना एक तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कराएं और फिर आके कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। जब साइन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो उसके बाद फिर लेटर ऑफ कमेंसमेंट इंजीनियर इशू करता है, तो ये उसकी ऑब्लिगेशन है। 8.3 में उसकी ऑब्लिगेशन क्या है जी, कि वो जो वर्क प्रोग्राम है उसको जब वो रिसीव हो जाए तो उसके 21 दिन के अंदर उसको बता दे कि आपका वर्क प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या ये एग्जिस्टिंग चलेगा या नहीं चलेगा, या ये अकॉर्डिंगली नहीं है, या ये कंप्लीशन डेट के अकॉर्डिंग नहीं है, या वट एवर द केस में भी जो भी उसका कमेंट है ना वो वर्क प्रोग्राम पे दे देगा। या बसा औकात वो ये समझे कि कुछ सीक्वेंस ठीक नहीं है तो सीक्वेंस ठीक कर लें एक्टिविटीज़ का। अच्छा, एक मैं आपको वैसे बताऊं, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर वर्क प्रोग्राम्स बनते हैं पर्टिकुलरली रिलेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के, और जो साइमल्टेनियसली भी इवन अगर मतलब सारी एक्टिविटीज साइमल्टेनियस भी शुरू हो जाए ना, अमूमन उनमें ना ज़्यादातर में एक क्रिटिकल पाथ होता है, मगर ये कोई एज सच कोई पाबंदी नहीं होती, ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। कई दफ़ा ऐसा ना, मिसाल के तौर पे हम तो कंस्ट्रक्शन को देखते हैं ना ऐसे, जैसे रोड की कंस्ट्रक्शन है मिसाल के तौर पे, या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, मगर अगर आप पूछेंगे तो गाड़ियों का प्लांट लगा हुआ है, ठीक, और उसमें एक असेंबली लाइन है, और असेंबली लाइन पे 4-5 गाड़ियाँ खोखे खड़े हैं, और अगर उसने सारी चीज़ें फिट होनी है और उसके बाद उसने जाना है बॉडी शॉप में, तो आप ये हिसाब लगाएं कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ क्रिटिकल पाथ पे चल रही होंगी। तो कहने का मेरा सिर्फ मकसद ये ना, कई दफ़ा तो अगर ऐसा कोई सीक्वेंस आता है जिसमें, या एयरपोर्ट है फॉर एग्जांपल, मिसाल चले एयरपोर्ट को ले लें, अब एयरपोर्ट में अमूमन इस तरह होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होते हैं, जो रनवेज और टैक्सी वेज इनके कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होते हैं, जो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगते हैं, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, या इस तरह के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग होते हैं। मगर एयरपोर्ट तभी फंक्शन करेगा जब वो सारे के सारे जो है ना विद इन द अगर एक कॉन्ट्रैक्ट भी है तो ये सेपरेट एक्टिविटीज सारी की सारी जो है ना, जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं, जैसे टैक्सी वे का पार्किंग के साथ एज सच कोई ताल्लुक नहीं है, या रनवे का मेन टर्मिनल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सेपरेट एक्टिविटी है। और इसके बाद जो अगर सब कुछ हो जाए और वो ट्रांसमिशन या यूँ समझ इलेक्ट्रॉनिक्स ना लगी हो तो फिर भी फंक्शन पूरा नहीं होता। तो इस किस्म के सिनेरियो में ना, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट भी है तो क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब इंजीनियर का इस सिचुएशन में काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि नॉट ओनली वो ये देखे कि सारी चीज़ें जो है ना वो आ रही हैं इन अकॉर्डेंस विद द मेन कॉन्ट्रैक्ट,
कि विद इन कंप्लीशन पीरियड वो सारा काम ख़त्म हो रहा है, बल्कि वो ये भी एक असेसमेंट कर ले कि यार इनका सीक्वेंस तो गलत नहीं है, मतलब अभी ये उसने प्रोग्राम तो जमा करा दिया मगर बज़ाहिर ये ऐसा बनता हुआ नज़र नहीं आता। तो बेहतर ये ऑब्लिगेशन है उसकी कि 21 दिन में वो अपने कमेंट आपको दे, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर को दे। 8.4 में वो ईयूटी की रिक्वेस्ट को देखेगा। सिमिलरली 8.8 जो है ना, ये सस्पेंशन से मुताल्लिक है। अब सस्पेंशन जनरली ना फिडिक के तकरीबन सारे कॉन्ट्रैक्ट या फॉर्म्स के अंदर दो तरह की है। एक वो है जो एम्प्लॉयर या इंजीनियर से फ्लो होती है, दैट इज बाय इंस्ट्रक्शन, इसको समझ लें। और दूसरी जो है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर इलेक्ट करता है कि मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, मगर वहां पे जो है ना उसका जो मोटिव या ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू प्रूव कि यार समहाउ एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट किया हुआ, उसने हमारी पेमेंट नहीं की हुई, या हमें कोई और ऐसा चीज़ आ रही है जो हल नहीं हो रही, जो हम काम को सस्पेंड कर रहे हैं। तो अगर इंस्ट्रक्शन हो ना बाई सस्पेंशन, सॉरी या क्या कहते हैं उसको, इंस्ट्रक्टेड सस्पेंशन ऑफ वर्क हो 8.8 में, तो इनवेरिएबली इसका एक क्लेम आएगा। और जब इसका क्लेम आएगा तो ऑब्लिगेशन है इंजीनियर की कि उसको रिस्पॉन्ड करे अंडर 8. अच्छा, अब 84 डेज तक अगर ये सस्पेंशन आगे बढ़ जाती है तो 8.11 के तहत ना कॉन्ट्रैक्टर आपको रिक्वेस्ट करेगा कि जनाब मुझे आप बताएं कि भाई मैं क्या करूं, उसको टर्मिनेट कर दूं या काम शुरू कर दूं, या मैं मतलब व्हाट एवर द केस में भी। तो ऐसा नोटिस उसके आएगा, तो इट इज़ द जॉब ऑफ द इंजीनियर कि वो उसको रिस्पॉन्ड करे। अच्छा, अगर जो रिजम्पशन ऑफ वर्क है उससे पहले जॉइंट एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट वर्क एंड मटेरियल हो जाए और चेक किया जाए कि वेदर समथिंग हैज बीन अफेक्टेड बाय सस्पेंशन और नॉट। अच्छा, सिमिलरली मैं आपको बताऊं कि अगर टेस्ट ऑन कंप्लीशन हो गए हैं 9.1 के, तो it is the obligation of the engineer to make allowances of employers use of the work. allowances से बेसिकली मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल, मतलब आप एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर टेकिंग ओवर जो है ना दैट इज बाय पार्ट्स, ठीक। अब प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ मगर आपने इलेक्ट किया कि आप बाय पार्ट्स कर देंगे और इंजीनियर ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया और उसने फॉर द इंटेंडेड पर्पस यूज करना भी शुरू कर लिया। और टेस्ट ऑन कंप्लीशन आपने प्लान किए हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट में टुवर्ड्स द वेरिएंट। अब वहाँ पे क्या है कि जब आप टेस्टिंग करते हैं, ड्यूरिंग द टेस्टिंग आप फील करते हैं कि जो एम्प्लॉयर के अंडर ज़ेर इस्तेमाल प्रोजेक्ट का हिस्सा था ना, उसमें कुछ फेयर वेयर इंटीरियर का आ गया या उसमें कोई इशू ऐसा हो गया जो अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, या वो इंजीनियर के इस्तेमाल करने की, यहाँ से इस्तेमाल से मुराद क्वालिटी का इशू नहीं है। इस्तेमाल से मुराद मिसाल के तौर पर रंग है ना, तो रंग को किसी ने रंग ख़राब हो गया है, मतलब उसके साथ किसी ने मेज़ कुर्सी रखी है तो लाइन लग गई है मिसाल के तौर पर, या कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं होती। तो ड्यूरिंग टेस्टिंग और टेस्ट ऑन कंप्लीशन जो है ना, आप उसकी अलाउंस अगर कॉन्ट्रैक्टर मांगता है आपसे तो इंजीनियर का काम है उसकी असेसमेंट करे और 9.1 के तहत उसकी अलाउंस दे। उसको अलाउंस से मुराद ये है कि उसको डिफेक्टिव वर्क डिक्लेयर ना करे, उसको कंसिडर करे कि ये कॉन्ट्रैक्टर की गलती नहीं थी। सिमिलरली जी टीओसी आप सारे यकीनन इससे वाकिफ हैं, टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट जब काम कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे जो है ना अगर कोई काम रह जाए तो नॉर्मली उसको 5 लिस्ट का हिस्सा बना देते हैं, बट दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंजीनियर कि जब कॉन्ट्रैक्टर आपको रिक्वेस्ट करे तो विद इन 28 डेज आप उसको रिस्पॉन्ड करें, और अगर आप नहीं रिस्पॉन्ड करते तो ये डीम्ड होगा कि आपने टीओसी इशू कर दी। अच्छा, ये 10.3 है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू इंटरफेरेंस विद टेस्ट ऑन कंप्लीशन। अगर मिसाल के तौर पे आप कॉन्ट्रैक्टर को टेस्टिंग एट कंप्लीशन की इजाज़त नहीं देते या किसी वजह से उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, तो ये अगर वो साबित कर देता है कि जनाब ये प्रिवेंशन हुई है, इसकी वजह से मैं ये ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा एट द टाइम ऑफ टीओसी, तो वो इंजीनियर की ऑब्लिगेशन है कि जब उसके नोटिस में आएगा तो वो इसके बगैर भी टीओसी आपको इशू कर सकता है। अच्छा, 11.4 के तहत क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर को आपने ये इंजीनियर ने ये कहा कि भाई इसमें कोई डिफेक्ट आ गया है या इसको रेमेडी करो,
या कोई डैमेज है तो उसको ठीक करो, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं करता तो 11.4 के तहत जो है ना उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो प्राइस को एडजस्ट कर दे डाउनवर्ड्स। 11.8 में क्या है? 11.8 ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर को इंजीनियर इंस्ट्रक्शन देता है कि वो सर्च करे किसी डिफेक्ट को, और वो डिफेक्ट सर्च करता है कॉन्ट्रैक्टर और वो उसका फॉल्ट नहीं होता, तो जो कॉस्ट ऑफ द सर्च है ना वो 11.8 के तहत इंजीनियर की ऑब्लिगेशन है कि वो डिटरमिन करके उसको दे। देखिए, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना रिलेटिवली प्योर सिविल वर्क्स के जो प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रिलेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स है, वो इस चीज़ को ना इन्विजिट शायद ना कर सकें। मगर अगर आप एक लम्हे को इमेजिन करें कि आपने जो है ना एक ऑयल रिफाइनरी बनानी है KSA में अरामको की तरह की, या आपने कोई फर्टिलाइज़र की बहुत बड़ी फैक्ट्री बनानी है, कोई आप सीमेंट का प्लांट आप लगा रहे हैं, कोई पावर IPP थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, या फॉर दैट मैटर कोई और ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो बाई नेचर बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अब उसमें हो सकता है कि आपको, अब रोड पे आप ट्रैवल करें तो आपको पता चल जाता है क्वालिटी ऑफ राइड का, आपको जनरली जो है ना उसकी ज्योमेट्री का अंदाज़ा हो जाता है। मगर अगर आप एक लम्हे को इमेजिन करें कि बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री है, कोई ऑयल की रिफाइनरी है, कोई पावर प्लांट है, अब उसमें आइटम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अब अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को उस पर डिफेक्ट सर्च करने के लिए लगाते हैं तो बेसिकली आपको ना प्लांट को भी शट डाउन करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, और कॉन्ट्रैक्टर के सफिशिएंट रिसोर्सेज लगते हैं उसको सर्च करने के लिए, और वो ओब्लाइज होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में कि वो इंजीनियर की इंस्ट्रक्शन को कंप्लाई करे। होता नॉर्मली ये है कि अगर इस सर्च के नतीजे में और वो शटडाउन के पीरियड में कॉन्ट्रैक्टर उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है, मगर पता ये चलता है कि वो उसमें कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इस जहां तक पहुंचने के लिए, इस जगह तक पहुंचने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के सफिशिएंट रिसोर्सेज लग चुके होते हैं। हमारे वो कॉलीग जो बिल्डिंग में या रोड के सेक्टर में काम करते हैं ना, या फॉर दैट मैटर इरिगेशन में काम करते हैं, शायद वो इस चीज़ को इन्विजिज ना कर सकें क्योंकि रिलेटिवली कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। मगर हमारे वो दोस्त जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, या पावर प्लांट्स की, या जितनी भी, मतलब जैसे अब दुबई की मेट्रो है, अब ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसमें ट्रेन भी होगी, बस भी है, और इसके बाद एक कंट्रोल भी है, और उसके बाद काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं, फिर लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, टिकटिंग के अपने ऑपरेशंस के अपने मसाइल हैं। तो ऐसी सूरत में अगर कोई एक आधी चीज़ डिफेक्ट को फाउंड करनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्टर को, तो हो सकता है उसको बड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस से गुजरना पड़े, और उसकी कॉस्ट, और बाद में ये पता चले कि उसकी जिम्मेदारी नहीं थी या डिफेक्ट उसकी वजह से नहीं था। तो ये मतलब इन केसेस में ये आप हिसाब, मतलब आप सोच लें कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। इंजीनियर का काम है कि वो उसकी कॉस्ट ऑफ द सर्च जो है ना 11.8 के तहत करें। परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट की एक्सपायरी जब DNP डिफेक्ट नोटिफिकेशन पीरियड है जी, इसके 28 दिन के अंदर 11.9 का इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन ऑफ द इंजीनियर के वो इसको इशू करें। अच्छा, 12 क्लॉज जो है ना मेनली मेजरमेंट से मुतल्लिका है। मेजरमेंट एड मेजरमेंट का बेसिक थीम है, क्योंकि इसमें माइलस्टोन पेमेंट्स तो नहीं होती। 12.1 के तहत ऑब्लिगेशन है इंजीनियर की कि वो वर्क्स को मैयर करे, और 12.3 के अंदर जो है ना रेट डिटर्मिनेशन है, और अगर रेट अग्रीड रेट नहीं आती तो वो प्रोविजनल रेट भी डिटर्मिन कर सकता है। 12.4 जो है ना, अगर ओमिशन का मैटर आ जाए, अगर कोई स्कोप ऑफ वर्क रिड्यूस हो गया है और उस रिडक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ये समझता है तो उसका राइट राइज हो रहा है फॉर अ क्लेम, तो वो 12.5 के नोटिस दे के इस चीज़ को रजिस्टर कराए, और इट इज़ फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंजीनियर कि वो इसको डिटर्मिन करे। मैं वेरी क्विकली ना एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ, और मिसाल के तौर पे आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर है और उसको हमने कैरेज का छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हमने उसको ये कहा है कि आपने ना 18 टन सरिया प्लेस ए से प्लेस बी पे लेके आना है, आप उसका रेट दे दो। तो कॉन्ट्रैक्टर ने बेसिकली देखा कि भाई कन्वीनियंटली एक जो
मतलब क्या कहते हैं उसको, 10 टन वाला एक जो होता है ट्रक सा, वो 2 ट्रक आ जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली उसने जो है ना आपको रेट कोड कर दिया, ठीक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब प्रायर टू डिलीवरी एट साइट फॉर एग्जाम्पल आपने ये किया कि आपने कहा नहीं यार मुझे 18 टन की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 12 टन चाहिए स्टील। तो अब क्या होगा कि एक ट्रक जो उसने किया हुआ है ना, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि उसकी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 10 टन है, और जो उसने रेट कोट किया था ना एक ट्रक की मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, वो उसने अपने रेट में अपने ओवरहेड्स में बिल्ड किया था, और वो उसने टोटल जो आपको रेट दिए थे वो दिए थे 18 टन के लिए। जब आपने उसको रिड्यूस स्कोप को मिट कर दिया ना, तो जो आपने उसको कहा कि वो 12 टन का देगा, तो प्राइस ऑफ स्टील जो 2 टन दूसरे ट्रक में आएगी वो तो वैसे ही जाएगी, मगर वो जो ट्रक का अपना किराया है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, तो कॉस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा पड़ी होगी एज रिडक्शन ऑफ स्कोप। ये एक बड़ी सिंप्लीफाइड किस्म की मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है, जस्ट एक विजुअलाइज करने के लिए। सो होता ये है कि जब आपका स्कोप बढ़ जाता है ना, तो रेट नॉर्मली किसी स्टेज पे जाके इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से कोई बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं है, मगर इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है ना ये भी तरीकाकार है, इसमें भी 2 एक्सट्रीम्स होती हैं। एक टाइम होता है जब रेट का ज़्यादा होता है और फिर जब जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है रेट कम होता जाता है, मगर उसके बाद फिर एक टाइम आता है कि क्या कहते हैं उसको, काम के बढ़ने की वजह से फिर ज़्यादा इनपुट चाहिए होती है। सो ये केयरफुली असेस करने वाली बात है। इसमें चले फिर किसी वक्त बात करेंगे कि ये क्या मेथडोलॉजी होती है या कैसे डिटर्मिनेशन। वेरिएशन इशू कर सकता है जी, और अगर कॉन्ट्रैक्टर उसको 13.1 में ये कह दे कि जनाब जो आपने मुझे काम बताया है वो अवेलेबल नहीं है, वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो या इसको तो कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर का काम है कि अपनी इंस्ट्रक्शन को या कैंसिल कर दे या कंफर्म करे या रिवाइज एक इंस्ट्रक्शन उसको दे दे ताकि काम चले। और अगर 13.2 में वैल्यू इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, वैल्यू इंजीनियरिंग ना एड मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो तरीकाकार है जिसके तहत कॉन्ट्रैक्टर प्रपोज करता है एक ऑल्टरनेटिव मेथडोलॉजी, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का ये ख्याल होता है कि अगर हम इसको अप्लाई कर दें तो हम कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो अगर कोई डिज़ाइन की चेंज है, कोई और इस किस्म की मेथडोलॉजी वो प्रपोज कर रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में होता है कि उसको अगर कोई फ़ी बनती है ना कॉन्ट्रैक्टर की, तो ऑब्लिगेशन है इंजीनियर की कि वो फ़ी डिटरमिन करें। 13.3 में जी इसकी ऑब्लिगेशन है कि वो रिस्पॉन्ड करे कॉन्ट्रैक्टर की वेरिएशन को, कॉन्ट्रैक्टर की वैल्यू इंजीनियरिंग प्रपोजल्स को, और अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट भी कराए। प्रोविजनल सम्स के लिए 13.5 में वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है। कॉन्ट्रैक्टर की डे वर्क स्टेटमेंट, अच्छा डे वर्क जो है ना यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसको एड मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉबली शायद ये सारे कामों में नहीं होती। होता ये है कि जब आप किसी बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे ना, कोई बसा औकात ना अनफोर्सीन हालात के लिए डे वर्क की ना एक प्रोविज़ो रखा जाता है, जनाब अगर ये काम बीच में कुछ छोटा मोटा काम हमें और कराना पड़ गया जो ऐसा, तो हम उसको ना उसकी वैल्यूएशन डे वर्क बेसिस पे करेंगे कि एक दिन में कितना काम हुआ, कितना रिसोर्स लगा, उसका रेट क्या है, उस और हो सकता है उसका जो नोमेनक्लेचर हो वो आपके बीओक्यू के नोमेनक्लेचर से भी मुख्तलिफ हो। तो जो डे वर्क स्टेटमेंट है उसको साइन करना ऑब्लिगेशन 13.6 की। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन लेजिस्लेशन, अगर एक सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन जो है जिसकी वजह से कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो और कॉन्ट्रैक्टर एक नोटिस देता है और उसके बाद वो क्लेम करता है, तो ये ऑब्लिगेशन है जी कि इसको रिस्पॉन्ड किया जाए। सिमिलरली एस्केलेशन मैटर्स में अगर कॉस्ट इंडस्ट्रीज जो है ना वो एम्बिगुअस हैं या नहीं दिए हुए या सोर्स का कोई इशू आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर का ऑब्लिगेशन है कि वो एक प्रोविजनल इंडेक्स फॉर द पर्पस ऑफ इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट जो है ना वो आपको दे। अच्छा मैं एक कर्सरी सा कमेंट करूँ ना, जो पुराना फिटिंग था ना 87 उसके अंदर थी 60.4, वो करेक्शन ऑफ आईपीसी की थी। यहाँ पे भी वो क्लॉज जो है ना पेमेंट की क्लॉज में उन्होंने मेंटेन रखी है। जब प्रोविजनल इंडेक्स आप देते हैं ना, तो उसका मकसद ही होता है कि अगर वो रेट आपने कम दिया है इंजीनियर ने,
तो अगली जब ये डिटर्मिनेशन हो जाएगी और पार्टीज एग्री हो जाएंगी तो वो नया रेट दे के पिछली आईपीसी को करेक्ट कर लेगा, और अगर ज़्यादा दिया तो रिडक्शन कर लेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एडवांस पेमेंट 14.2 के तहत इसको नॉर्मली जो है ना पहले मोबिलाइजेशन एडवांस भी कहते हैं, एडवांस पेमेंट भी कहते हैं, यहाँ इसको एडवांस पेमेंट का नाम दिया हुआ है। ओके, अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्टर की जो स्टेटमेंट है 14.2 उसको एग्री या अप्रूव करे, और उसके बाद जो है ना मैं वैसे क्विकली एक कमेंट करता हुआ चलता हूँ कि जब कॉन्ट्रैक्टर आपको जब कॉन्ट्रैक्टर बिल जमा कराता है ना इंजीनियर के पास, तो वो उसकी बेसिकली स्टेटमेंट होती है, और जब इंजीनियर उसको चेक करके एम्प्लॉयर को भेजता है तो वो फिर कन्वर्ट हो जाता है सर्टिफिकेट के अंदर। जो डिले पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट रन कर रहा होता है वो सर्टिफाइड डेट के बाद रन करता है। टिल द टाइम ये सर्टिफिकेट में कन्वर्ट नहीं होता ना, उस वक्त तक इंटरेस्ट अक्रू नहीं होता। अच्छा, आगे है जी कि अगर उसके प्लांट सर्टिफाइड प्लांट विच हैव बीन सेंट टू साइट फॉर इनकॉर्पोरेशन परमानेंट वर्क, ये 14.5 में वो इतना कर सकता है जी। 28 दिन के अंदर जब उसकी स्टेटमेंट आ जाए तो ऑब्लिगेशन है इसकी एम्प्लॉयर की कि वो जो है ना एक आईपीसी को प्रोसेस कर देगी। रिलीज ऑफ रिटेंशन मनी 14.9 है। अब रिटेंशन मनी बेसिकली जो है ना दो पार्ट्स में आपको पता है सारों को कि वो रिलीज होती है। ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। पहला जब टीयूसी हो जाता है तो रिटेंशन मनी रिलीज हो जाती है, और सेकंड जब वो डीएलसी या डीएनपी का पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो रिलीज हो जाती है। फिर एक स्टेटमेंट एट कंप्लीशन जी 14.10 के ऊपर, जिस वक्त तकरीबन ये काम कंप्लीट हो जाता है ना तो उस वक्त डीएनपी पीरियड के बाद तो फिर कॉन्ट्रैक्टर एक स्टेटमेंट एट कंप्लीशन जमा कराता है, और 14.10 के तहत ये उसको देख के और उसके बाद उसका आईपी 14.6 में उसकी आईपीसी प्रोसेस कर देते हैं। उसके बाद फाइनल पेमेंट का 14.11 नॉर्मली इसको फाइनल बिल भी कहते हैं, और फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट 28 days of receiving the final statement and written discharge under 14.13 इशू ऑफ फाइनल पेमेंट और फाइनल सर्टिफिकेट। फाइनल सर्टिफिकेट आप दे देते हैं, जिससे पहले आपको एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना होता है। डिस्चार्ज बेसिकली इस चीज़ की रीअश्योरेंस होती है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है ना इन पेमेंट्स के अलावा जो कि उसने मेंशन की हैं और उसने ले लिए इनके राइट समझ है, इसके अलावा उसका कोई राइट पेंडिंग नहीं है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर, या डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज आप मुझसे लिया जाता है कि भाई ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। अच्छा, 15.3 में बेसिकली क्या है जी, वैल्यूएशन एट द डेट ऑफ टर्मिनेशन है। इसका एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है, दिस इज एन एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, और इससे मुराद बेसिकली क्या है, इससे मुराद ये है कि जब कॉन्ट्रैक्टर को आपने एक्सपेल कर दिया साइट पे, उसका कुछ काम वहाँ पे पड़ा होगा, कुछ काम होगा जिसकी बिलिंग नहीं हुई होगी, तो उसकी वैल्यूएशन करनी और उसको जो उसके पैसे हैं वो उसको देने। 16.1 जैसे मैंने पहले आपको सस्पेंशन का जिक्र किया था, 16.1 में ये कॉन्ट्रैक्टर का क्लेम है अंडर 60 एंटाइटलमेंट टू सस्पेंड द वर्क। इसका इंजीनियर ने रिस्पॉन्ड करना है कि भाई वो क्या सर्कमस्टांसेस है, ये सस्पेंशन को कैसे वो देख रहा है, एक्सेप्ट करेगा, डिटरमिन करेगा या रिजेक्ट करेगा, वट एवर द केस पे भी। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर रिस्क 17.4 में अराइज होता है, देखिए काम जब भी अफेक्ट होगा ना आपका मतलब कॉन्ट्रैक्टर का जब भी काम अफेक्ट होगा तो उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या कॉन्ट्रैक्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या जो है ना इसकी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या आप ये कहेंगे कि भाई दोनों इस काम के रिस्पॉन्सिबल नहीं है और इट वाज बियॉन्ड जो है ना वो देयर व्हाट यू कॉल बियॉन्ड जो है ना वो उनकी कंट्रोल से बाहर। जैसे अभी कोविड पिछले अरसे में हुआ, बहुत सारी जुरिस्डिक्शन में इसको फोर्स मेजोर के तौर पर रखा गया। कॉन्ट्रैक्ट में, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एपिडेमिक का जिक्र तो है, पैंडेमिक का ऐसा वर्ड नहीं था। तो
अगर फॉर एग्जांपल दो मुल्कों में जंग हो जाती है, कोई और इस तरह के मैटर हो जाते हैं, कोई प्रेशर वेव्स हैं, कोई जलजला है, कोई सैलाब है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर का रिस्क नहीं है बेसिकली। और इसमें बेसिकली होता ये है कि ये इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्टर बताता है और वो इसकी फिर आगे से टाइम एंड कॉस्ट में डिटर्मिनेशन दे देता है कि इसकी डिटर्मिनेशन क्या हो। सिमिलरली जी 19.4 में जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फोर्स मेजोर के वो क्या है, वो यही है कि वो टाइम एंड कॉस्ट में रेमेडी मांगेगा आपसे और वो कॉन्ट्रैक्टर को लिखेगा कि भाई मुझे रेमेडी दें। अच्छा, अब 19.6 में इंजीनियर की ऑब्लिगेशन है कि वो वैल्यू ऑफ पेमेंट सर्टिफिकेट, ऑप्शनल टर्मिनेशन पेमेंट एंड रिलीज, मतलब बेसिकली टर्मिनेशन हो जाती है, उसके बाद ये जो है ना फोर्स मेजोर की वजह से ऑप्शनल टर्मिनेशन है, तो उसकी वजह से जो भी उसके राइट्स बनते हैं वो अंडर पेमेंट सर्टिफिकेट उसको रिलीज कर ले। अच्छा, इसमें ना एक और भी छोटी सी क्लॉज है दैट इज नॉट डायरेक्टली रेलेवेंट, मगर वो मेरा ख्याल है ये है 19.3 है शायद इसी कॉन्ट्रैक्ट की ना। इसमें वो है कि ड्यूटी टू मिनिमाइज द डिले। कॉन्ट्रैक्टर पे भी एक ड्यूटी है कि वो अननेसेसरीली इस किस्म के इवेंट की वजह से ना वर्क को डिले ना करे, रादर वो उसको अर्ली कंप्लीट करने की कोशिश करे। अच्छा, तो ये 19.6 में ऑप्शनल टर्मिनेशन है, ये इसी कनेक्शन में फोर्स मेजोर, इसके कॉन्सिक्वेंसेज और टर्मिनेशन उस सूरत में होगी कि अगर आप समझें कि कॉन्ट्रैक्ट सैलाब आ गया है फॉर एग्जांपल, ये और वो जो मिसाल के तौर पे आपने कोई रिटेनिंग वॉल बनानी है किसी जगह पे, तो अब मौसम ऐसा बदला, वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड आ गई तो पूरी की पूरी रोड ही बह गई। ठीक, तो अब आपने जो एम्प्लॉयर है वो वहाँ से रोड ही नहीं लेके जाना चाहता, उसने उसकी अलाइनमेंट ही चेंज कर दी। तो ऐसी सूरत में जो है ना, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आपको। मैं मिसाल के तौर पे अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली इसमें जो लास्ट है ना वो ये है कि ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्टर की कि अगर 20.1 में उसको जब भी कोई क्लेम आए, ये अगेन जेन में रखें कि जिस वक्त आप अगर पर्टिकुलरली जो लोग एम्प्लॉयर के लिए क्लेम कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्लेम बनाते हैं, तो आपने जब नोटिस देना है ना, तो नोटिस के ऊपर आपने लिखना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स क्लेम कॉन्ट्रैक्टर्स इंटेंशन टू क्लेम एक्सटेंशन ऑफ टाइम अंडर सब क्लॉज 8 या वट या जो भी उसका क्लॉज है, और आपने नोटिस लिखना है उसके नोटिस अंडर 20.1। ठीक, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के होता ये ना इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कि अक्सर एम्प्लॉयर्स ये कहते हैं जी कि हमें तो नोटिस ही नहीं मिला, वो तो आपने लेटर लिखा था, जबकि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट है कि हमें आपने नोटिस देना है और अपनी इंटेंशन शो करनी है कि हम आपसे क्लेम करना चाहते हैं। तो प्रीटी मच ही ये प्रेजेंटेशन अपने इख्तिताम को पहुंचती है, तो और आई रिक्वेस्ट बाबर साहब के अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसका कर लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस एक्चुअली लास्ट टाइम से थोड़े से कम है हमारे पास, बट वी हैव क्वेश्चंस। तो सबसे जो सर पहला क्वेश्चन है वो सोमिया सरफराज की तरफ से है। वो इट्स वेरी जनरल क्वेश्चन, आई थिंक विद कॉन्टेक्ट्स टू द engineer's role. The question is why determination? It's a very open question. I think it's अच्छा, बेसिकली मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ, इससे मुराद ये है कि जब आप एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में गए ना, जब आपने पर्टिकुलरली ऑप्ट किया कि आप एक ख़ास किस्म का फॉर्म अपने कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई करेंगे, तो उस फॉर्म की ये रिक्वायरमेंट है कि इंजीनियर का रोल में डिटर्मिनेशन होगी और इंजीनियर एक डिटर्मिनेशन देगा। ठीक, अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूँ ना, शायद इतनी जैसे अगर आप में से अक्सर लोग ना गाड़ी चलाते हैं ना, तो कई कई पुराने मॉडलों में और इवन आजकल भी बहुत सारी गाड़ियों में ना एक हैंड ब्रेक आ जाती है, और जो जापानीज गाड़ी है उनमें फुट ब्रेक होती है। अब ये मैन्युफैक्चरर की मर्जी है कि वो अपनी गाड़ी में क्या अरेंजमेंट रखता है। सिमिलरली फिडिक फॉर्म में बेसिकली ये था 1999 में, उन्होंने कहा कि यार इंजीनियर का कोई तो ऐसा रोल है ना, कोई तो ऐसा रोल है
जहाँ पर आपका इंजीनियर ने कोई डिसीजन देना है, कोई ना कोई चीज़ डिटरमिन करनी है, जो अनसर्टेनिटी है, जो इसका रूल जैसे टाइम डिटरमिन करना है, कॉस्ट डिटरमिन करनी है, तो या कोई दोनों पार्टीज के बीच में एक डिसएग्रीमेंट होता है, तो उसको उसका फैसला कौन करेगा और वो किस तरह करेगा, किस अथॉरिटी बिल्ड की कि वो डिटर्मिनेशन दे दे। और अगर वो डिटर्मिनेशन जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती कोई पार्टी, तो उसको फिर एस्केलेट कर दे डिस्प्यूट के अंदर। थैंक यू। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फ्रॉम द सेम पर्सन. The question is, if matter may not be settled, then for example within the ambit of the contract and within the authority of the engineer, so then will it be referred to the arbitration? नहीं, इस तरह नहीं होता जी, इसको प्लीज अंडरस्टैंड कर लें। अगर आप मैं अगेन सबमिशन सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि फिडिक रेड बुक 1999 के रेफरेंस से ही मैं बात करूँगा। तो इस बुक के अंदर इस तरह होता है कि अगर आपको एक डिटर्मिनेशन आ गई और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर आप रेफर करते हैं मैटर अंडर 20.4 फॉर ऑब्टेनिंग डिस्प्यूट बोर्ड्स डिसीजन। इसका मतलब ये है कि ये एक डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो गया है और उसके बाद जो है ना आपने अब डैब के पास जाना है और वो आपके डिस्प्यूट का फैसला करेगी। नॉर्मली मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की क्लॉज है वो एक टीयर्ड क्लॉज होती है। टीयर्ड से मुराद उसके 3-4 स्टेप्स होते हैं। जैसे फिडिक के फॉर्म में 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है ना वो है, पर्टिकुलरली क्या चीज़ है, वो है कि आप डैब के पास जाएं, डैब एक डिसीजन देगी, एडजुडिकेशन करेगी। सेकेंड स्टेप इज एमिकेबल सेटलमेंट, दैट इज अंडर 20.5। उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में 20.6 में आर्बिट्रेशन है। तो ये एक प्रोसेस है और अमूमन आप अगर डायरेक्ट आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं ना, तो नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा, अगर आपकी जुरिस्डिक्शन अलाउ करती है तो आप उस को देख सकते हैं किसी अटर्नी के साथ। मगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैं बेहतर आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप डैब के थ्रू ही आर्बिट्रेशन में जाएं। थैंक थैंक यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद फैसल शाहिद की तरफ से. द क्वेश्चन इज, व्हाट लॉसेस और अदर, आई मीन आई थिंक अगेन लॉसेस, कैन एम्प्लॉयर क्लेम अंडर क्लॉज 2.5, द एम्प्लॉयर्स क्लेम? देखिए जी, एम्प्लॉयर कुछ भी क्लेम कर सकता है, ये प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें। ये इस सारे इंडस्ट्री में ना राइटिंग क्लेम इज एन आर्ट। मतलब आप इसको कुछ भी क्लेम कर सकते हो। अगर कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्डक्ट की वजह से कोई भी उसको लॉस हुआ है, जिसके फॉर दैट वेरी रीजन ही हैज मतलब उसके पास एक रीजन टू बिलीव है कि जनाब अगर ये काम इस तरह ना होता तो हमें लॉस नहीं हो रहा था, तो वो 2.5 का नोटिस देगा। 2.5 का नोटिस जो है ना इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंडेटरी हैसियत रखता है फॉर द एम्प्लॉयर, विद द एक्सेप्शन ऑफ अगर 4.19 के तहत उसने कोई इलेक्ट्रिसिटी या गैस के बिल रिकवर करने हैं, उसके लिए नोटिस की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर एवरीथिंग एल्स दिस इज अ प्रोसीजर कि आप 2.5 का नोटिस दें। दिस इज फॉलोड बाय अ रेफरेंस अंडर 3.5 and if the other party has any disagreement, the matter escalates into a dispute and goes to 20.4। अब किस तरह के मैटर हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। ऑब्लिगेशन के हो सकते हैं, कोई फ़ी हो सकती है, कोई अंडर परफॉर्म वर्क हो सकता है, कोई डिडक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद फैसल शाहिद की तरफ से. हिज क्वेश्चन इज अबाउट if you can explain quantum meruit. क्या कह रहे हैं? Quantum meruit. ओके, सो बेसिकली ये थोड़ा सा शायद आज के लिए इतना रेलेवेंट ना हो। मैं क्वांटम मेरिट बेसिकली ना एक हेड ऑफ क्लेम है, पर्टिकुलरली जहाँ पे आपका यूँ समझ लीजिए कि जहाँ पे पार्टी शुरू में इस पोजीशन में नहीं होती कि वो
एग्री कर लें कि भाई इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन उसको दी जाती है। मगर ये हेड ऑफ क्लेम जो है ना, ये है कॉमन लॉ के क्लेम्स के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट के क्लेम में ऐसा नहीं आता। इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ असेसिंग कि व्हाट इज़ रीजनेबल। मतलब वेरी सिंपली अगर मैं आपको ये बताऊँ, मतलब फॉर एनीथिंग जिसमें आप क्लेम कर रहे हैं मगर आपने अग्रीमेंट शुरू में कोई ऐसा नहीं किया हुआ कि भाई इसका रेट क्या होगा, या जब वो काम हो जाता है और उसके बाद ये चीज़ राइज होती है, एक पार्टी कह रही है कि इसका रेट ये है या इसकी क्वांटिटी ये है एंड प्रायोरिटी पे अग्री नहीं है, तो एक्चुअली यू एंड अप पेइंग व्हाट एवर इज रीजनेबल। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद फैसल शाहिद की तरफ से। When TOC is issued by part, so is there any way to reduce the DLP because the latest TOC date is always considered? तो वो मेरे ख्याल में टेकिंग ओवर बाय पार्ट्स और सेक्शंस की जी बात जी आप करेंगे अगर। जी 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 हो जाता है जी, ये कॉरस्पॉन्डिंगली हो जाता है। जो ये पार्ट्स में आती है तो डीएनपी वगैरह भी इसकी पार्ट्स में ही जाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डीएलपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें नोटिफिकेशन पीरियड का कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर जो है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 87 की फिटिक है, ये 99 की है। डीएनपी में और डीएलपी में एक फ़र्क ज़रा समझ लेना, मैं जनरली आप सारे दोस्तों के सामने रखना चाहता हूँ। जब आपने टर्म थी ना डीएलपी की, दैट वाज कॉल्ड द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, उसमें सर्चिंग ऑफ डिफेक्ट वाज द एक्सप्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। अगर एक मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और उसके अंदर अगर डीएलपी पीरियड में जा रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो जो सर्च करने वाला एलिमेंट था ना, वो भी उसकी जिम्मेदारी थी। डीएनपी में ये है कि कॉन्ट्रैक्टर ने टीओसी ले ली, उसने अपने पंच लिस्ट के मुताबिक काम कर लिया, उसने अपने स्टाफ को डिमोबिलाइज कर दिया, कोई स्केलेटन स्टाफ एक आधा 2 बंदे साइड पे रखे अपनी और वो चला गया। अब जो नोटिफिकेशन है ना, ये दूसरी पार्टी की तरफ से आना है कि भाई समथिंग इज रॉन्ग अबाउट इट, इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अब परफॉर्मेंस से मेरी मुराद ये ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट जैसे हम कहते हैं लिक्विडिटी डैमेजेस, अक्सर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो लिक्विडिटी डैमेजेस जो है ना, बेसिकली हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिले, मगर एक्चुअली लिक्विडिटी डैमेजेस परफॉर्मेंस के भी होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक पावर प्लांट एक बना लिया ना, पावर प्लांट जो है ना वो टाइम पे बन गया, अपने टाइम पे मैंने कंप्लीट कर लिया, मगर मैंने 100 मेगावाट आउटपुट के लिए बनाया था, उसने 85 मेगावाट दे दी। तो एज में जो डैमेजेस आएंगे ना कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, वो परफॉर्मेंस से रिलेट कर रहे होंगे। और अगर उसको नोटिस टू सर्च होगा तो वो आएगा और आके सर्च करेगा, जबकि डीएलपी में ये रिस्क दूसरी तरफ था। तो प्रीटी मच अगर आप डीएलपी के कॉन्सेप्ट में बात करें तो आप लेते हैं तो वो कॉरस्पॉन्डिंगली जो है ना वो पीरियड कम हो जाता है। सर अगला क्वेश्चन भी सैयद फैसल शाहिद की तरफ से है। ही इज आस्किंग व्हाट अबाउट हैवी रेन्स, इज हैवी रेन्स are they employers risks or can the contractor be entitled for cost and time compensation? अच्छा जी, हैवी रेन जनरली जो है ना, जनरली स्पीकिंग एक्सपीरियंस में एज सच ये कोई सफिशिएंट कॉज नहीं बनाता। मतलब ट्रिब्यूनल्स ने इसको मतलब बहुत कोई इतना ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट किया कि भाई एज अ रीज़न फॉर डिले, अनटिल अनलेस कि वो जो रेन है ना वो नॉर्मल रेन हो और पूरा महीना चलती हो और पिछले 15-20 साल में ऐसी रेन ना हुई हो। और या दूसरी बात यूँ समझ लीजिए कि ऐसी रेन हो जो एक एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर फोरसी ना कर सकता हो। आई गिव एन एग्जांपल, मैं क्लास की एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन थी ना एक स्टेट के अगेंस्ट, मैं विदाउट नेमिंग द स्टेट और कैरेक्टर था, और वो तकरीबन उस वक्त वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल $650-700 मिलियन की थी ना। और वन ऑफ देम उसमें ये था कि जहाँ पे एक गवर्नमेंट ने जो है ना एक डेवलपिंग कंट्री के खिलाफ थी, और उसमें कॉन्ट्रैक्टर जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर उसने कहा जी कि जनाब एक गवर्नमेंट थी उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, और जो दूसरी गवर्नमेंट थी तो जब वो आई तो उन्होंने जो है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर दिया। ठीक, तो उसमें सिविल रनरेस थी और ये था, और उन्होंने हमारा ये एक्सप्रोप्रिएशन कर दी और काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा हुआ था। तो ट्रिब्यूनल ने अल्टीमेटली फाइंड आउट किया कि जब एक कॉन्ट्रैक्टर जो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर किसी डेवलपिंग मुल्क में जाके काम करता है ना,
तो इतना रिसोर्सफुल होता है और इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो फोरसी कर सके कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के टाइम में वो क्या करेगा। एंड फॉर दैट वेरी रीजन जो ड्यूटी है ना एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर की, ये यही है कि वो फोरसी कर ले रिलेटिवली किसी आम बंदे से ज़्यादा बेहतर तरीके से कि इसका हमने क्या करना है। बट नॉट एज एन एक्सपर्ट। बट नॉट एज एन, इस कॉन्ट्रैक्ट में नॉट एज एन एक्सपर्ट। तो अब आप बारिश की अगर आपने बात की ना हैवी रेन की, मिसाल के तौर पे अगर ऐसे टाइम पे रेन शुरू हो जाए जब नॉर्मली नहीं होती, तो आप उसको कह सकते हैं विद कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड के जनाब ये जो थी ना इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड नो वन कुड हैव एक्सपेक्टेड इट। या 3 दिन रेन नॉर्मली होती है मगर 20 दिन लगातार हो जाए और वो सैलाब में कन्वर्ट करा दे और कुछ और इस तरह का एलिमेंट हो जाए, तो फिर सर्टनली आप जो है ना उसको कह सकते हैं कि जनाब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड इसको रिलेट नहीं कर रहा। मगर जनरली अगर आप बारिशों की बात करें ना हैवी रेन की, देखिए हैवी रेन इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कंसिस्टेंट रेन प्रॉब्लम है। यस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफिज उमर साहब की तरफ से। इनको हाँ। क्वेश्चन है कि क्या हम डे वर्क स्केड्यूल के रेट्स को नॉन बीओक्यू आइटम ऑफ वर्क के रेट के एनालिसिस के तौर पर यूज कर सकते हैं? जो आइटम्स लेट्स से बीओक्यू में नहीं है, तो मगर जो डे वर्क्स में जो हमारे पास सम टाइम रेट होते हैं इक्विपमेंट के या लेबर के, तो वो हम ऐसी आइटम्स के लिए यूज कर सकते हैं जो रिलेटिवली बीओक्यू में है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, वैसे मैं आपको अपने तजर्बे से बताता हूँ, ये करेक्टनेस या इनकरेक्टनेस की बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर इस तरह इसको यूज नहीं करता। कॉन्ट्रैक्टर अमूमन कोशिश करता है कि वो रेट ले जो उसको फायदा देना। तो अपेरेंटली आप कर सकते हैं, आपको रेफरेंस चाहिए, अगर आप इसकी क्लॉजेज भी पढ़े ना, इसकी जो वैल्यूएशन की क्लॉजेज हैं इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सब प्लस 12 और उसके बाद 13, उसमें बेसिकली यही है कि आप कोशिश करें कि किसी रेफरेंस के साथ कोई रेट लेके आए। अगर आप एनएसआई का रेट बना रहे हैं ना, तो आपको अपना रेफरेंस अंदाजे से ज़्यादा किसी बुक पे, शेड्यूल पे या किसी पब्लिश डेट पे बिल्ड करता है। तो अगर आपको डे वर्क से फायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर तनवीर साहब की तरफ से। द क्वेश्चन इज, if the quantity of an item to be increased drastically and unfortunately the BOQ rate is underquoted and contractor is not willing to execute this item, how to deal with this scenario? देखिए, अंडर कोटिंग या अंडर कोटेड रेट ना, इसमें 2-3 चीजें, ये कॉन्सेप्ट आता है कि जब क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है ना तो वो री रेटिंग की एक प्रोविजन होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना, और ऑल पर्पज जैसे अगर आप 87 की फिटिंग की बात करें ना तो उसमें 52 है, और एक अक्सर अक्सर पर्टिकुलर कंडीशन में ना इन सिनेरियोज को एड्रेस करने के लिए उन्होंने रखा होता है, क्या कहते हैं, एक सर्टन लिमिट रखी होती है। वो क्या होती है कि मतलब 25% ऑफ द आइटम एंड 2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगर ये दोनों मीट हो तो वो री रेटिंग की तरफ जाता है। जनरली मैं आपको एक बात बताऊं कि अंडर देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज को डिटरमिन करता है ना, ये कहीं से भी आपको अननेसेसरी इस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जनरली स्पीकिंग, कि अगर आपने रेट ही कम कोट किए तो इसका नॉर्मली आपकी कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म एज सच कोई भी नहीं मतलब बन सकता, रेमेडी उस तरह नहीं करती। ताहम अगर आप ये समझते हैं कि आपका कोई आइटम री रेटिंग के लिए क्वालिफाई करता है तो दैट्स अ बेटर वे टू टेक इट। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइड को ठीक रखें, ताकि अगर आपको कहीं से भी कोई लीवे मिले ना तो आप उसको कहीं ना कहीं से कॉम्पनसेट कर सकें। इसका तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ। बिल्कुल फेयर ना। सर अगला सवाल है बाबर शरीफ साहब की तरफ से। The question is, can you please describe liquidated damages and its effect on the price adjustment? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लिक्विडिटी डैमेजेस जो है ना ये इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है, और इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो एम्प्लॉयर है ना उसको ये एक सेफ्टी नेट दिया जाता है इन एडिशन टू परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम
को ब्रीच किया और वो उसको फुलफिल ना कर सका, तो जो कमर्शियल लॉस होगा ना उसको वो फुलफिल होगा लिक्विडिटी डैमेजेस से। सो बेसिकली लिक्विडिटी डैमेजेस क्या है? इट इज अ प्री एस्टिमेट ऑफ द एंटीसिपेटेड लॉस which may be faced by the employer due to the delay of the contractor। ये कॉन्सेप्ट है जी लिक्विडिटी डैमेजेस का। अब होता नॉर्मली क्या है, ये मैं वैसे एक कमेंट कर दूं कि ये प्रोस्पेक्टिवली कैलकुलेट नहीं होती अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर ने ना टाइम ओवर रन हो गया है, बल्कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली कैलकुलेट होता है और अदरवाइज रिटन अदरवाइज इन द कॉन्ट्रैक्ट जब टीओसी इशू हो रही होती है। बिल्कुल अंडर द लॉ, जैसे शरिया लॉ में ओनली एक्चुअल लॉसेस, तो लिक्विडेट डैमेजेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब इट्स ओनली एक्चुअल डैमेजेस। नहीं, एक्चुअल का ये ना जो सिविल लॉ सिस्टम है ना, सिविल लॉ वो कोडिफाइड है। जैसे मैं आपको बताऊं, अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ना अक्सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डिफेक्ट लाइबिलिटी या डीएनपी का पीरियड किसी में 1 साल होता है, किसी में 2 या किसी में 3, मगर जो अक्सर सिविल लॉ कंट्रीज है ना वहां पे डाइसेनियल लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। और वो क्या है कि 10 साल तक डिफेक्ट लाइबिलिटी चलेगी, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखें या ना लिखें, उसके बाद टेस्ट ऑन कंप्लीशन, दैट इज द लीगल रिक्वायरमेंट। अब फ्रांस में अगर आप पेरिस में आप जाए ना, मेरा ख्याल है सितंबर या अक्टूबर के बाद ना आप अपने टेनेंट को घर से नहीं निकाल सकते, ये लॉ है टिल द टाइम के फरवरी मार्च आता है और मौसम ठीक होता है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता, ये सर्टनली उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मोहम्मद इब्राहिम की तरफ से। The question is, can the employer challenge the engineer's approval? I think he meant determination. So, for example, if the engineer overlooks some mistake and has been pointed out by the client representative, so what is the remedy? थोड़ा सा ना जरा काइंडली बाबू से सवाल को थोड़ा सा, अप्रूवल से मुराद यहाँ आप क्या लेते हैं, डिटर्मिनेशन ले रहे हैं? I think determination ही है, but approval तो engineer I think there are so many things he approves, but usually determinations are the thing which you can let's say with the help of a notice of dissatisfaction you can okay, not mistake but you can influence the determination. I think इसको determination के concept से अगर clear करें तो determination लेना तो जी बिल्कुल चैलेंज हो सकती है जी। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस प्रोविजो देता है, ऑल यू हैव टू डू इज टू मेक श्योर कि अगर उसकी डिटर्मिनेशन आ गई है तो मैं ऑलवेज एडवाइज करता हूँ फिर बुक 1999 के अंदर वो कि देयर इज नो एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट एज सच कि आपने नोटिस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन देना है, मगर ये कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप दें और उसमें लिख दें कि वी डोंट एग्री and we have reasons to believe that there is a dispute between two parties. क्वेश्चन है ये मिनहास साहब की तरफ से, if the contractor during the course of the project feels that the engineer is not impartial or fair in determinations, can the contractor raise objection? I think again it will ये same question है जी, same position है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली काफी लेंथी क्वेश्चंस है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट आउट के कौन से। Yes, okay. There is another question from Minhas Saab. Since employer appoints the engineer, how does the FIDIC or any other contract can ensure engineer's impartiality? देखिए जी 99 के अंदर ना एज सच ये इम्पार्शियलिटी वाला काम खत्म हो गया है। मतलब अगर आप मुझसे पूछे ना एक्सप्रेस ड्यूटी टू द कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, सो वो चीज़ तो तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। अब उससे सिर्फ फेयरनेस का एक तकाजा किया जाता है। एम्प्लॉयर अमूमन उन लोगों को इंजीनियर अपॉइंट करते हैं जो उनका ख्याल ये कि इन्फ्लुएंस ना हो कॉन्ट्रैक्टर से, और दूसरा ये कि बेसिकली इसका उनका तजर्बा हो डे टू डे मैटर्स को रिजॉल्व कर सकें। अगर कॉन्ट्रैक्टर ये समझता है कि उसके जो लोग हैं ना क्या कहते हैं उसको, वो उसके फेयरली नहीं चल रहे, तो सबसे आसान तरीका जो है ना वो ये होता है कि आप उसका जो डिटर्मिनेशन है उसको चैलेंज कर दें डैब के आगे, वेरी सिंपल।
या नेक्स्ट क्वेश्चन सर लेते हैं उस्मान साहब की तरफ से. He is asking that please also shed light on what risks are covered under insurances. If any risk is not covered under insurance, then it can be claimed under employer's risk or not. देखिए जी, अगेन दिस गोज टू द हार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इसको समझते हैं बात को. जब आप चीज पर्टिकुलर कंडीशन में लिख देंगे वो हो जाएगी. अब इंश्योरेंस जो है ना वो बेसिकली डिपेंड्स कि आप ऑल रिस्क इंश्योरेंस कर रहे हैं, आप किस थर्ड पार्टी आप टॉट के लिए कर रहे हैं, इंजरी के अगेंस्ट कर रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं. सो पॉइंट असल में है ये, या जब इंश्योरेंस आप लें ना तो उसको ये देख लें कि वो किस किस चीज़ को कवर करती है. एज फार एज एम्प्लॉयर रिस्क आर कंसर्न, देखें जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी भी नहीं है ना, यू नीड अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी टू प्रूव कि ये दूसरी पार्टी का कसूर है. तो मतलब फ्रंट एंड पे जब आप नेगोशिएशन या एंट्री कर रहे हो उसी वक्त बेहतर होता है कि आप प्री बिड क्वेश्चन के थ्रू जो है ना क्लैरिफिकेशन ले लें. क्वेश्चन है सर याकूब अली साहब की तरफ से. व्हाट इज द एग्रीमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन और एग्रीमेंट टू द डिटर्मिनेशन, इंजीनियर्स डिटर्मिनेशन? अच्छा, मैं फ्रैंकली ना, ये अगर याकूब साहब सुन रहे हैं तो सर अगर आप इसको रीफ्रेज कर दें, मुझे फ्रैंकली इसका कोई इतना क्लियर मतलब बात समझ नहीं. अग्रीमेंट टू जो मैं समझा वो मैं आपको बता देता हूँ. देखें, जी जी. डिटर्मिनेशन जो है ना उसमें एक ड्यूटी है इंजीनियर की कि वो कंसल्टेशन करे बोथ पार्टी से. और उसके बस मिसाल के तौर पे अगर एक इवेंट, सिंपल एग्जांपल, एक ईओटी चाहिए थी और ईओटी जो है वो तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि मतलब 3 हफ्ते 1 महीने की मांग रहा था और एम्प्लॉयर कह रहा था जी 1 हफ्ते की बनती है. इंजीनियर ने दोनों को बिठाया, दोनों की बात सुनी और दोनों को उसने एग्रीमेंट हो गया कि चलो 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते की ईओटी दे देंगे. तो उस पर डिटर्मिनेशन दे देगा कि मैंने दोनों को बिठाया, दोनों से कंसल्ट की और बाई अग्रीमेंट में डिटरमिन कर रहा हूँ कि 2 हफ्ते की ईओटी कॉन्ट्रैक्टर को दे दी जाए. ये मैं ही समझाऊँ. अगर अदरवाइज कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप एलैबोरेट कर. जी बिल्कुल, मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सम टाइम मतलब होता क्या है कि आप इंजीनियर एक डिटर्मिनेशन देता है. लेट्स से जैसे मुश्ताक साहब ने कहा कि वो 2 वीक्स की वो दे रहा है. लेट्स से वो उसका जो क्लेम था ओरिजिनली 4 वीक्स का था, तो 2 वीक्स पे एग्रीमेंट हो गया. जो अदर 2 वीक्स हैं वो डेफिनेटली उस पर अपना नोटिस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है या वो एस्केलेट कर सकता है मैटर को, अगर आई मीन इफ देयर इज अ नहीं कॉस्ट एंड टाइम. अच्छा बाबा साहब, मेरी राय इससे मुख्तलिफ है थोड़ी सी ना. अच्छा. बेसिकली डिटर्मिनेशन बाय अग्रीमेंट का मतलब है कि उसने अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया है और उसने दोनों पार्टियों को बिठा के कोशिश की है कि दरमियानी रास्ता निकाले. जब पार्टीज जी ने अग्री कर लिया तो उसने उस पर मेरी डिटर्मिनेशन जो है कि पार्टीज हैव अग्रीड. अगर जहाँ तक बात हो ना कि भाई उसका क्लेम है तो फिर अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता. फिर उसने पूछा, दोनों पार्टीज नहीं मान रही तो उसने कैलकुलेशन शुरू कर दी कि भाई एक्चुअली फॉल्ट किसका है, किसकी डिले ने क्रिटिकल पाथ को अफेक्ट किया है. और उसके बाद उसने कहा जी कि 1 महीने की नहीं बनती, 3 हफ्ते की बनती है. और उससे अगर कोई पार्टी डिससेटिस्फाई होती है तो दे विल गो टू डिस्प्यूट कोर्ट. वैसे मतलब इन इन अगर कॉन्टेक्स्ट कोई और हो तो डेफिनेटली आप पार्शियल जो है पार्शियली एग्री कर सकते हैं टर्मिनेशन से, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन गो टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपको अलाउ करता है पर्टिकुलर कंडीशन में, ऐसी प्रोविजो है तो व्हाई नॉट. मगर जनरली मेरे ख्याल में फिर वो डिटर्मिनेशन बाय एग्रीमेंट तो ना होगी ना. डेफिनेटली सही. अदर क्वेश्चन शाहिद इमरान साहब की तरफ से है. कैन यू प्लीज इलेबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टिंग एग्रीमेंट फॉर मटेरियल ऑफ साइट? देखिए जी, वेरी क्विकली अगर मैं आपको बताऊं ना, वेस्टिंग एग्रीमेंट या वेस्टिंग सर्टिफिकेट कंस्ट्रक्शन गुड प्लांट मटेरियल में या जो फॉर्म यूज़ होती है, ये वेस्ट करते हैं राइट को ना टुवर्ड्स द क्लाइंट, क्या कहते हैं उसको, क्लाइंट की तरफ वेस्ट करते हैं कि हम ना राइट ही आपको वेस्ट कर रहे हैं ऑफ साइट पर्टिकुलर मटेरियल में. और ये जनरली इसलिए किए जाते हैं ताकि आपको ना थर्ड पार्टी क्लेम से बचाया जाए. मतलब वेरी ब्रीफली, अगर इफ आई एम टू पुट इट लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये कोई आई कैन नॉट प्रोनाउंस द नेम एक्चुअली.
Okay, the question is, what if there has been some events which can be considered as cause for delay to grant an EOT, but the contractor, number one situation, does not have an approved baseline schedule, and number two, no notices served for such events. How should the engineer proceed? अच्छा बाबू साहब काइंडली अगर ये वन बाय वन अगर आप थोड़ा सा मुझे हेल्प जी आउट कर बिल्कुल देना तो बिल्कुल, मैं डेफिनेटली। इसको क्वेश्चन ये है कि एक एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, वो उसको ग्रांट करना है एक इंजीनियर को, उसके पास एक सिचुएशन है। तो सिचुएशन में दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि उसके पास अप्रूव्ड बेसलाइन नहीं है कॉन्ट्रैक्टर के पास, जो वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांग रहा है, और कॉजेज ऑफ डिलेज जो है वो इस्टेब्लिश्ड है। दूसरी चीज़ ये है कि नोटिसेज भी सर्व नहीं हुए इवेंट्स के लिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टाइम बार्स है। तो इंजीनियर को कैसे असेस करना चाहिए इस सिचुएशन को? देखिए जी, अगर आप मुझसे पूछते हैं ना तो इंजीनियर को इन द बेस्ट इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है अगर आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करा रहे हैं और इफ़ देयर इज अ जेन्युइन रीजन फॉर दैट डिले। और इंजीनियर अगर ये समझ रहा है कि भाई मतलब अब जैसे साइट पोजीशन का इशू है, पहली बात तो मैं एक क्विक कमेंट कर दूं ना कि जो वर्क प्रोग्राम है ना जनरली इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें कॉन्ट्रैक्टर ने ये जो अप्रूवल का कॉन्सेप्ट है ना एज सच इस पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है, ये प्लीज अंडरस्टैंड कर लें कि बेस लाइन की अप्रूवल का ना अनटिल राइट। अनलेस ये पीसीसी में नहीं लिखा हुआ, तो जो जीसीसी है उसके अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने एक प्रोग्राम जमा कराना है जिसमें आपका बेसलाइन और बाकी माइलस्टोन सारे दर्ज होंगे। उसके बाद इट इज़ फॉर द इंजीनियर टू डिसाइड विद इन 28 डेज कि वेदर ये प्रोग्राम कंप्लाई करता है या नहीं करता। दैट इज नंबर वन। तो वो जो अप्रूवल है ना कि इंजीनियर ने अप्रूव नहीं किया, मतलब अनटिल अनलेस इट्स इन पीसीसी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, हाँ ये ज़रूर देखें कि ये अब पर्टिकुलरली ना अब रेड बुक के रेफरेंस से बात हो रही है, ये 87 या किसी और पर्टिकुलर के रेफरेंस से बात नहीं हो रही। ठीक। नंबर टू इसमें यह है कि अगर उसने कोई नोटिस वगैरह सर्व नहीं किए हुए ना मगर कॉज जेन्युइन है, तो बेसिकली जो इंजीनियर होता है ना वो विटनेस ऑफ द फैक्ट भी होता है। प्लीज़ इसको भी अंडरस्टैंड करें। और अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने साइट की पोजीशन ही नहीं दी हुई आपको, तो ये ऐसा इवेंट, मैं दिस इज हाउ आई सी इट ना, कि जो नोटिस होता है ना बेसिकली इट सेव्स द अदर पार्टी फ्रॉम द एम्बुश ऑफ द क्लेम्स। मगर वो तब होता है कि अगर आपको पता ही ना हो कि यार कॉन्ट्रैक्ट, मिसाल के तौर पे आपने 2000 ड्राइंग्स इशू कर दी, हो सकता है एम्प्लॉयर को ना पता हो कि भाई किसी ड्राइंग में कोई ऐसी चीज़ है दैट कैन लीड टू क्लेम एट अ फ्यूचर स्टेज, मगर जब कॉन्ट्रैक्टर शॉप ड्राइंग्स बनानी शुरू करता है तो उस वक्त उसको शायद ये इन्फॉर्मेशन पहले आ जाती है। तो इस सूरत हाल में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोटिस दें। मगर सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपने उसको एक दफ़ा लिख दिया कि भाई मुझे पोजेशन नहीं मिली, अब पोजेशन लेके देना एम्प्लॉयर का काम है, तो उसने पोजेशन नहीं लेके दी तो ये एक्ट ऑफ प्रिवेंशन बन गया कॉमन लॉ के अंदर। तो उसकी उसकी प्रिवेंशन की वजह से हम ये काम नहीं कर सके। एंड फॉर दैट वेरी रीजन अगर फॉर एग्जाम्पल बेहतर तो ये है कि आप नोटिस दें। अगर आप ने नोटिस नहीं भी दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक रिलेटिवली वीक टेक्निकल ऑब्जेक्शन बनती है। मिसाल के तौर पे मैंने अपने घर में काम कराना है, गिव यू एन एग्जाम्पल, मैंने माली रख लिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई घर में आके ना लॉन्च ऑन ठीक करो। अब वो सुबह आ गया तो घर में ताला लगा हुआ है और मैं चला गया हूँ मरी फॉर एग्जाम्पल। अब 2 दिनों के बाद मैं आके उसको ये तो नहीं कह सकता कि भाई तुमने मुझे नोटिस नहीं दिया कि मैं उसको टाइम में हमने तय किया हुआ है, मगर मेरे एक्ट ऑफ प्रिवेंशन की वजह से वो काम नहीं कर सका। और दिस वाज समथिंग विच जो मुझे पता है कि मैं घर में नहीं हूँ तो इसका लाइकली कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। सो सेम इज द केस हुई है। मगर अगेन सेइंग कि बेहतर है फॉर ऑल दोज जो यहाँ पे काम करते हैं, देखिए कुछ डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो जाए ना किसी भी पार्टी की तरफ से तो वो इतना हार्म कभी कभी नहीं करता जितना टाइम पे कोई नोटिस या लेटर ना लिखना आपको हार्म करता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट और सजेशन यही है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को एडमिनिस्टर करें तो प्लीज़ 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 आप ये मेक श्योर करें कि आपको नोटिस टाइम पे जा रहे हो, आपकी कोई लेटर हो उनके जवाब जा रहे हो, कोई अनयूजुअल बात हो तो आपने हाईलाइट की हो। क्योंकि जब आपने एक अगर नोटिस न भी दिया हो ना तो आपने किसी लेटर मिनट ऑफ द मीटिंग किसी साइट के रजिस्टर में कहीं ना कहीं कोई एंट्री की होगी ना, तो वो भी ये पर्पज सर्व कर जाती है कभी कभी। हामिद साहब, मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन है इस हवाले से।
जो टाइम बार्स की जो इसकी जो वैल्यू है कॉमन लॉ के अंदर, वो तो एक रिसेंटली वो जस्टिस रॉबर्ट एकनहैट का जो केस था, OHL एंड आई थिंक हर मैजेस्टीज अटॉर्नी फॉर जिब्राल्टर, उसमें उन्होंने शायद ये कर दिया कि ठीक है, टाइम बार्स जो कोर्ट है उसकी इम्प्लीकेशन नहीं है, वो डेफिनेटली वो अगर आपको कोई डैमेजेस हैं तो वो डिसरिगार्ड कर देगी टाइम बार्स को। तो सिविल लॉ के अंदर भी कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट है कि नहीं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप एक्सटेंसिव रिसर्च करेंगे ना, मैं फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ, आप एक्सटेंसिव रिसर्च करेंगे तो आपको दोनों साइडों पे केस लॉ मिल जाएगा। एक ही मैटर पे दो कोर्ट्स ने डिफरेंट तरीके से इसको एडजुडिकेट किया हुआ है। मैं आपको एक क्लासिक केस बताता हूँ, ये KSA का है, एक आर्बिट्रेशन में। इसका नाम था डेला वर्सेस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मक्का में ना गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने एक वो ली थी, कोई बिल्डिंग नहीं, हाजियों के लिए जो लेते हैं, या कोई बनानी थी या कोई लेनी थी, कुछ समथिंग लाइक दैट। जी जी। तो जो कंपनी थी उसका नाम DALLA, डेला कुछ इस तरह का नाम था ना। तो उसमें और मिनिस्ट्री के दरमियान एक डिस्प्यूट पैदा हो गया। जब वो डिस्प्यूट हो गया तो उसके बाद वो डिस्प्यूट, क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का था, वो इन्फोर्समेंट के लिए गया लंदन में भी और पेरिस में भी, जिसकी जो प्रॉपर्टीज थी। तो दोनों कोर्टों ने एक ही मैटर पे डिफरेंट डिसाइड किया। एक ने कहा कि ज्यूरिसडिक्शन का इशू है और नहीं बनता, दूसरी ने कहा उसी मैटर पे बनता है। तो कहने का मेरा मकसद पता है क्या है? मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब कभी आप अपने, मैं टाइम बार्स के लिए नहीं कह रहा, मैं स्टार्ट तो यहाँ से करूँगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट में ना आपको रिस्क, मैं नहीं एडवाइस करता कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि आप अननेसेसरीली रिस्क लें, क्योंकि जिस बंदे के हाथ में डिसीजन होता है ना, आपको उसके माइंड का नहीं पता होता। Just depending जरूर, upon these case laws, yes. जी जी। अब अगर केस लॉ में क्या है, केस लॉ में फिर ये होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि भाई मेरे वाले जुरिस्डिक्शन के अंदर जजेस की अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो इस मैटर में क्या कहते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की बात करें ना, अगर यही केस पाकिस्तान में आता है ना, तो जस्टिस एकनहैट के डिसीजन का जुरिस्प्रूडेंस में तो करेक्टर हो सकता है, मगर उसका डिसीजन का लॉ में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसको समझने की बात है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली इसके, अगर मुझे इसके फॉर आर्ग्यू करना है, मैं कहूंगा कि जनाब बाकी अदालतों ने इसको ऐसे अप्रोच किया, और अगर मुझे इसके अगेंस्ट प्लीड करना है ना, तो मैं आपको मैं फैक्ट बताता हूँ कि पाकिस्तान में एक सेटल्ड लॉ है, दैट इज फ्रीडम ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट। ठीक। Okay. अब उसके तहत क्या है कि मैं कह दूंगा कि जब हमारे पास एक फ्रीडम है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने, ये जो पिछले जस्टिस अतम मिनल्ला साहब ने जो है ना, उन्होंने भी ये जजमेंट है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सी है, उन्होंने ये कहा है कि पार्टी एज लॉन्ग एज इट इज नॉट इलीगल, पार्टीज कैन सेट एनी काइंड ऑफ कंडीशन। मुझे ये भी तो एक कंडीशन थी कि टाइम बार नोटिस को हम एंटरटेन नहीं कर रहे। तो जब हमने बाई अग्रीमेंट इस पे एग्री कर लिया है कि हम टाइम बार को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो even it's a technical objection or not, this must prevail. This is how you argue basically ना। बाकी Thank जो you very much, sir. मतलब आई होप अगर मैं बात कर सका कुछ आ सका। Yes, yes, absolutely. Okay. I think आज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया, तो लेट्स conclude. So see you everyone in the next webinar. As soon as possible, we are going to announce the date and time of the next webinar in this series after coordination with Mr. Hamid. तो जो remaining question है इंशाल्लाह from the last webinar as well as for the preceding webinars as well, we are going to, there will be a time when we are going to entertain all these questions. We have stored all these questions and we are going to definitely share the answers with you guys. Thank you very much हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपकी सर मैं बहुत ज़्यादा आप डिटेल्ड जी explanation और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड explanation और questioning, and believe me, it's very helpful for all the candidates, all the members, but different लोग different जगह पे आजकल practices कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा सेशन गया, पिछला भी, ये वाला भी, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी। जी लाइक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सर। थैंक यू, इतना इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल में मैंने प्रेजेंटर से ज़्यादा जो है अगेन आप लोग की जो कन्वर्सेशन थी, जो क्वेश्चंस जो आए हैं सारे हमारे ऑडियंस के,
बहुत ज़बरदस्त, और इससे मतलब ये प्रूफ होता है कि ऑडियंस हमारी काफ़ी माशाल्लाह मैच्योर हो रही है इस जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से। और आपका सेशन ऑफ कोर्स जो इंजीनियर का जहाँ आज का जो आपने कवर किया है, ये बहुत चीज़ें मैं समझता हूँ कि इसमें क्लियर होंगी, बहुत सारी एम्बिग्यूटी है लोगों को, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इंजीनियर रोल के हिसाब से, इंजीनियर के रोल को लेकर, स्पेशली ये फिटिंग 99 के बाद, और अब तो खैर फर्दर 17 का भी जो है इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक शुरू हो गया है। पर खैर जो आपने बात की, अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में हम लोग अभी तक 87 को ही शायद लेके बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ पर अभी 99 काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझो मार्केट में वाइडली यूज़ हो रहा है। पर एनीवे आई होप कि मतलब कि आपकी इस डिटेल प्रेजेंटेशन से और तमाम क्वेश्चन सेशन से तमाम ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा। इनफैक्ट अगेन मैं तो ये कहूँगा, मैं हमेशा आपके हर सेशन से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अगेन All of थैंक यू us. सो मच आमिर साहब आपके टाइम का, और बाबर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े अच्छे से मैनेज किया, और हमारी पूरी KDC टीम, हमारी IT टीम, एवरीवन, सबके लिए बहुत शुक्रिया। और तमाम ऑडियंस के भाई, आप लोग इस चांस को मिस नहीं कीजिएगा कि सेकंड सेशन भी हमारा माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और इंशाल्लाह बाकी भी जो हमारे आने वाले सेशंस हैं, जैसे बताया कि आमिर साहब ने कि अब नेक्स्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के रोल और फिर एम्प्लॉयर रोल्स के ऊपर जो होगा वो भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच आमिर साहब। लेक साहब, मैं आपका और क्यू साहब का और सारे दोस्तों का जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ 2-3 गुजारिशात मतलब आखिर में करना चाहता हूँ, और वो प्लीज। बेसिकली ना आगे चल के ये जो सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स है ना, ये रिलेटिवली ज़्यादा स्पेसिफिक होती जाएगी और ज़्यादा जो है ना जी मतलब थोड़ा सा ज़रा खुश किस्म की होती जाएगी, क्योंकि लॉ या कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन यूँ समझ लीजिए है ही बाई नेचर ही ऐसा है ना। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल थोड़ा सा पढ़ के आ जाएं या थोड़ा सा एक जनरल आइडिया लेके आ जाएं, तो इट मेक्स इट ईजियर कि भाई, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा तो हो जाता है कि भाई अगर नेक्स्ट सेशन क्या है। दूसरी बात ये सर कि जो जितने भी दोस्त हैं देखें, आप लोगों का अगर के जो क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जवाब दे दूँ, मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्वेश्चन नहीं दे सकता ना जवाब। जब पिछला सेशन हुआ था तो आप दोस्तों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन भेजे थे, मगर मेरा शेड्यूल यकीन करें इतना टाइट रहा कि मैं चाह के भी उनका जवाब अंडरस्टैंड। नहीं लिख के आपको भिजवा सका ना। मैं मैं बात करूंगा क्यूएस सैप की टीम से कि आगे हम शायद आफ्टर दैट कोई एक आधा एक्सक्लूसिव सेशन को देख लें, जिसमें आपके कोई क्वेश्चन आए जो रह गए हों, जो हम ना दे सके हों उसका जवाब। तो मकसद तो नॉलेज शेयरिंग ही है, उस पर भी कुछ देख जी सकते हैं। मगर बेसिकली ये है कि मैं सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। वो हमें भी ना रियल टाइम में ये बताता है कि भाई हमें किस किस चीज़ को या मुझे किस किस चीज़ को फर्दर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं एक बिल्कुल। दफ़ा मैं फिर आप कल सारे आमिर साहब दोस्तों का। जी, मैं कहा जी सर। इम्प्रूवमेंट की तो हमें जरूरत है माशाल्लाह। हम तो आपसे हमारी जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है, हमारी इस्लाह हो रही है बेसिकली इस हाँ कि माशाल्लाह आपका आपके नॉलेज जो है इस मामले में नॉट ओनली कि सिर्फ स्पेसिफिकली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, आपकी इंटरनेशनल माशाल्लाह आपकी काफी आपकी अच्छी ग्रिप है, बहुत अच्छी नॉलेज है। और आपने एक बात बड़ी अच्छी कही आमिर साहब के जो नेक्स्ट सेशन इवन दो कि हमने पूरा स्केड्यूल जो है वो शेयर किया हुआ है हम तमाम अपने मेंबर के साथ कि नेक्स्ट इवेंट जो है नेक्स्ट सेशन हमारा किसके ऊपर, और आपने बता भी दिया कि इंजीनियर रोल एम्प्लॉयर, तो उसको अगर पढ़ के आएंगे तो मेरे ख्याल में कि बड़ी अच्छी बात की आपने कि उससे बहुत अच्छा समझ उनको समझने में आसानी रहेगी, और उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, वो उसको एक स्ट्रक्चर वे में सवाल पूछ भी सकेंगे, और आपके लिए भी इजी होगा कि उसको आप आराम से उनको एक्सप्लेन कर सकें। खाने के बहुत सर, अच्छा पॉइंट रेज किया। और लास्टली बेसिकली ना मेरी रिक्वेस्ट फिर वही होगी जो मैंने स्टार्ट में भी की थी। ये डिज़ाइन हुआ हुआ है इंट्रोडक्टरी लेवल का ना, यहाँ पे हम जी क्लॉज को डिस्कस नहीं कर रहे, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं, उसकी लैंग्वेज को नहीं देख रहे, उसमें शेल विल के इस्तेमाल को नहीं देख रहे, या उस पर सिनेरियोज अप्लाई नहीं कर रहे, जी क्योंकि वो रिलेटिवली थोड़ा सा एडवांस लेवल है ना। तो अभी ये जो बिल्कुल सही। स्कीम है, ये जितने भी लोग मतलब हमारे दोस्त सुन रहे हैं जहाँ जहाँ से भी, ये इंट्रोडक्शन है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इसने डेवलप किया और आपने समझा कि प्रोफेशनली इससे कोई फ़ायदा हो सकता है, तो फिर ऑब्वियसली इसका लेवल भी इंक्रीज कर सकते हैं आगे चल के, या कुछ और भी सोचा जा सकता है, या इसका स्कोप बढ़ सकता है। फिटिंग से आप कंसेशन एग्रीमेंट में जा सकते हैं, फ्रंट एंड ट्रांजेक्शन्स में जा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। आप जी बैक एंड की तरफ जा सकते हैं, मतलब ये स्काई इज द लिमिट ना। तो बहरहाल एग्जैक्टली। ये आपका इंटरेस्ट और आपका फीडबैक ही बताएगा। तो मैं बिल्कुल, एक दफ़ा और फिर यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपने सही कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कि सिर्फ किसी एक के लिए नहीं होता। लोग यूजुअली कहते हैं कि ये एम्प्लॉयर फेवर होता है, विच इज
मैं समझता हूँ कि बात सही भी है, बट इसमें सबके लिए जो है वो प्रोविजंस होते हैं। इसमें इंजीनियर्स के लिए भी होता है प्ले करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और आपने सही कहा कि विल, शैल और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो हम बिटवीन द लाइन हमें समझनी होती हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली आप वर्ड बाय वर्ड उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो हमें उसको विद इन लाइन भी पढ़ना होता है। और इसमें यही कॉन्सेप्ट है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर है या आप अगर चेयर की साइड पे बैठे हैं एज इंजीनियर, तो अगर एक वर्ड 9 है तो वो आपको 6 है, आपके लिए 9 है, आप भी अपनी जगह पे सही हैं, उसको 6 पढ़ना है, मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ, उसको मैं 9 रीड कर रहा हूँ। द वे बेसिकली हाउ वी इंटरप्रेट एंड हाउ वी कन्विंस ईच अदर, ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं होती, और ना ही इसको आप कह सकते हैं कि जैसा मैं समझ रहा हूँ कि वैसे ही है। जो अगला भी समझ रहा है उसकी भी आपको जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग की भी। तो एनीवे, अगेन इट्स अ बिग वास्ट टॉपिक, और कभी इस पे मैं ख्याल में शायद हम एक 1-to-1 एक आर्गुमेंट का एक सेशन कर लेंगे कभी आपके साथ इंशाल्लाह, जिसमें विदाउट एनी प्रेजेंटेशन जस्ट क्वेश्चन आंसर सेशन हो। और माशाल्लाह क्योंकि बाबर साहब और हमारे और भी फैसल साहब वगैरह काफी माशाल्लाह इनकी अच्छी ग्रिप है कॉन्ट्रैक्ट्स में और भी लोगों की, तो आपसे एक अच्छा ना Q&A सेशन करेंगे आपस में बैठ के, जिससे हमारी ऑडियंस को इंशाल्लाह फायदा होगा। जी इंशाल्लाह बिल्कुल हम लर्न करेंगे थैंक यू इंशाल्लाह हामिद साहब से। एग्जैक्ट बिल्कुल। वन लास्ट थिंग जो मैं ऑडियंस से सारे मेंबर से जितने भी आज अटेंडीज हैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस है ना वो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा जनरल वे में मतलब कोशिश करें कि उसको बहुत ही स्पेसिफिक जो टॉपिक है उससे रिलेटेड करें, और उसको शॉर्ट एंड स्वीट रखें, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि मतलब हम तो क्वेश्चन लेते रहते हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम from the chat box, so sometime we are flooded with the question at the end of the presentation, तो वो फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो साथ साथ जैसे जैसे आप स्लाइड्स चलती जाती हैं आप प्लीज़ वो जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखें और उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखें, क्योंकि जनरली सम टाइम वो बहुत मुश्किल हो जाता है और वो टाइम भी हमारा वेस्ट तो नहीं होता, डेफिनेटली समवन लर्न फ्रॉम इट, बट वो अगर हम उसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में रखें तो वो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच हामिद साहब, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सब थैंक यू लोगों सर, का, बहुत जितने भी शुक्रिया। अटेंडीज हैं, लईक साहब, तनवीर साहब, सब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू चलो, थैंक यू बहुत शुक्रिया सर, थैंक एंजॉय द रेस्ट ऑफ यू। द डे। अल्लाह यस प्लीज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।